क्या? तेरा कटा हुआ सिर? मैं उस सड़े हुए सिर का करूंगा क्या? वो मेरे किस काम आएगा? मुझे बेकार का कचरा जमा करने का कोई शौक नहीं है। लगानी ही है तो कोई ढंग की चीज दाव पर लगाना। अपना जवाब देते हुए पृथ्वी के मुंह से हंसी छूट गई। उसकी इस हंसी को देखकर अंबू को बहुत गुस्सा आया, मगर सरपंच के सामने होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाया। सरपंच ने अंबू की शर्त वाली बात पर मनी मन सोचा, ये बेवकूफ शर्त तो ऐसे लगा रहा है जैसे इंसान की जान कोई मजाक हो। इस राज्य में औरतों के कत्ल होने पर भले ही एक बार को कोई ध्यान न दे, मगर किसी मर्द की मौत होने पर जिला अधिकारी जांच बैठा देते हैं और फिर शुरू होती है तहकीकात। अगर शर्त में पृथ्वी को कुछ हो भी जाता ना, तब तो अंबू तेरी मौत पक्की थी। उधर पृथ्वी ने अपनी हंसी को जैसे तैसे रोका और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाया। अंबू, अगर तुम चांदी के मुकुट की शर्त लगाते तो शायद मैं इस बारे में कुछ सोचता, मगर तेरा सिर, नहीं 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 नहीं, तेरा सिर मेरे किसी काम का नहीं है। अंबू भले ही दिखने में बेवकूफ नजर आता था, मगर असल में वो बहुत ही शातिर इंसान था। वो लगातार पृथ्वी को उकसाने की कोशिश में लगा रहा, मगर वो इस बात से बेखबर था कि उसके सामने खड़ा पृथ्वी अब कमजोर बेवकूफ पृथ्वी नहीं था, बल्कि ये वो पृथ्वी था जो चालाक और बहादुर था। चांदी के मुकुट का नाम सुनते ही अंबू झिझकने लगा और वो फिर से पृथ्वी को शर्त के जाल में फंसाता। इससे पहले ही साहिबा पीछे से ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए आगे आई। स्वामी, रुकिए स्वामी। पृथ्वी ने उसे संभाला और फिर वापस साहिबा ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। स्वामी, आप इस जमीन को मत लीजिए, ये हमारे किसी काम की नहीं है। अगले पल गौरी भी पृथ्वी के पास आई और दूसरी जमीन की तरफ इशारा करते हुए उसने अपनी राय पेश की। स्वामी, हम वो दूसरी घास फूस वाली जमीन ले लेते हैं। भले ही उसे साफ करने में हमारी मेहनत लगेगी, मगर उस जमीन पर कम से कम कुछ अनाज तो उगेगा। तभी सोहनी और वामिका भी दौड़ते हुए पृथ्वी के पास पहुंची और वामिका ने भी अपना सुझाव दिया। हाँ स्वामी, वो दोनों बिल्कुल सही बोल रही हैं। हमें इस जमीन से कुछ नहीं मिलने वाला है, हम वो दूसरी वाली जमीन ले लेते हैं। पृथ्वी को उसकी चारों बीवियों ने घेर लिया था और उसकी शर्ट की आस्तीन इस डर से खींचने लगी कि कहीं पृथ्वी अंबू से शर्त ना लगा बैठे और उस जमीन को ना ले ले। पृथ्वी ने अपनी बीवियों की चिल्लाहट को नजरअंदाज करते हुए अंबू की तरफ देखा। असल में ज्यादा पैसे तो अंबू के पास भी नहीं थे, मगर ताव ताव में उसने कुछ ज्यादा ही कह डाला था। इसी पल उसका ध्यान पृथ्वी की घबराई हुई बीवियों पर गया। तब अंबू ने मनी मन पृथ्वी के खिलाफ एक साजिश बुनी। मुझे हर हाल में इसे ये बंजर जमीन लेने के लिए उकसाना ही होगा, क्योंकि एक बार जमीन इसके नाम हो गई तो लगान तो इसे ही भरना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि इस पत्थर जैसी जमीन पर यह घास का एक तिनका भी नहीं उगा पाएगा। जब फसल ही नहीं होगी तो लगान कहां से चुकाएगा? इस तरह ये खुद ही अपनी मौत के फरमान पर दस्तखत कर देगा। बस अब इसे मजबूर करना ही मेरा असली काम है। अंबू के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। अगले ही पल अंबू ने पूरे जोश के साथ कहा, ठीक है तो फिर हो जाए। 2 चांदी के मुकुट की शर्त। अगर तू ये बंजर जमीन लेकर दिखाता है तो मैं तुझे अपने हाथ से 2 चांदी के मुकुट दूंगा। लेकिन याद रख, अगर तू बीच में ही हार मान गया या पीछे हट गया तो तुझे मुझे 2 गुना हर्जाना देना पड़ेगा, यानी पूरे 4 चांदी के मुकुट। बोल, है मंजूर? अपनी शर्त रखते हुए अंबू ने मनी मन सोचा, सब जानते हैं कि ये जमीन पूरी तरह से बंजर है। अगर इस पृथ्वी ने जोश जोश में आकर इसे ले भी लिया तो उसे अपनी गलती का एहसास तब होगा जब वो इसमें बीज बोएगा। पत्थर कभी फसल नहीं देते। फिर कुछ ही दिनों में ये अपनी इस हार पर आंसू बहाएगा और सरपंच के पैरों में गिरकर इस जमीन को वापस लेने की भीख मांगेगा। अंबू पृथ्वी को शर्त लगाने के लिए उकसाने लगा, मगर वो कोई फैसला लेता उससे पहले सरपंच जयपाल ठाकुर ने उसे अपनी समझाइश दी। पृथ्वी, जोश में आकर ऐसा कोई बेवकूफी भरा फैसला मत लो जिसका पछतावा तुम्हें ताउम्र रहे। ये जमीन नहीं, पत्थरों का ढेर है। अपनी और अपनी बीवियों की जिंदगी दांव पर मत लगाओ। सरपंच होने के नाते वो पृथ्वी को समझाने की कोशिश करने लगा। उसे डर था कि कहीं पृथ्वी गुस्से में आकर कोई ऐसा वैसा फैसला ना ले ले। पृथ्वी को गहराई से सोचता देख अंबू ने उसे ताना मारा। क्या हुआ पृथ्वी, सांप सूंघ गया क्या? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब अचानक से हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लगता है डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। क्यों, अब जमीन लेने की हिम्मत नहीं रही? अंबू से उकसाने लगा ताकि उसका शिकार हाथ से निकल ना जाए। अंबू ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और हंसते हुए कहा, तुम जैसे डरपोक के लिए बेहतर होगा कि तुम शर्त ना लगाओ। वैसे भी वो जमीन एक बेकार टुकड़ा ही तो है। चलो पीछे हट जाओ, मैं तुम पर हंसूंगा भी नहीं, पक्का ये मेरा वादा है। गांव के सरपंच जयपाल ठाकुर ने माहौल में बढ़ते टेंशन को भांपकर अंबू को डांटते हुए पूछा, अंबू, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम?
सरपंच को यह बात साफ समझ आ गई थी कि अंबू जानबूझकर पृथ्वी को उकसाने की कोशिश कर रहा था। उसने पृथ्वी की तरफ मुड़कर नरमी से कहा, पृथ्वी, अपनी अक्ल से काम लो, इसके बहकावे में मत आओ। ये जमीन पूरी तरह बंजर है। जो इस पर खेती करने गया वो बर्बाद ही हुआ है। इस पथरीली पहाड़ी को लेकर तुम सिवाय लगान के बोझ के और कुछ हासिल नहीं करोगे। पीछे हट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मगर पृथ्वी ने सरपंच की तरफ देखकर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सरपंच साहब, मुझे तो इस जमीन से काफी उम्मीदें हैं। दुनिया जिसे बंजर पत्थर कह रही है, मुझे उसमें सोना चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मुझ पर भरोसा रखिए। अपनी बात कहते वक्त पृथ्वी की नजर सीधे अंबू पर टिक गई और उसने एक अफसोस के साथ भरते हुए कहा, बस मेरे हिसाब से मसला यह है कि दाव कुछ ज्यादा ही छोटा है। सिर्फ 2 चांदी के मुकुट तो बच्चों का खेल है। हाँ, अगर इस शर्त में 4 चांदी के मुकुट लगे होते तो शायद मैं एक बार को कोशिश करने की सोचता। 4 मुकुटों का नाम सुनते ही अंबू के पेट में जैसे लालच की मरोड़ उठ गई। उसके पास कुल मिलाकर 6 चांदी के मुकुट तो थे ही, जो उसकी छोटी मोटी जमा पूंजी थी। लेकिन तभी अंबू के दिमाग में एक शातिर ख्याल कौंधा, 4 का 2 गुना 8। ये फक्कड़ 8 मुकुट कहां से लाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगले ही पल अंबू की वहशी नजरें पृथ्वी के साथ खड़ी उसकी 4 खूबसूरत बीवियों पर फिसल गई। उसके होठों पर एक हवस से भरी मुस्कान तैर गई। अंबू ने मनी मन हिसाब लगाया, अगर पृथ्वी चांदी के मुकुट का कर्जा नहीं चुका पाया तो ये औरतें तो हैं ही, ये मेरी हो जाएंगी। पृथ्वी की बीवियों को देखकर अंबू ने मनी मन गंदे ख्यालों में डूबते हुए सोचा, मानना पड़ेगा, इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। इसकी सारी औरतें बला के खूबसूरत हैं, सिर्फ इस बात के अलावा कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मुझे इनमें कोई और कमी नजर नहीं आई। माना कि ये शादी करने के लायक नहीं है, मगर दिल बहलाने के लिए एकदम सही है। पौरुष मंडी की लड़कियों से तो 1000 गुना ज्यादा सुंदर और साफ सुथरी है ये। इसी पल पृथ्वी ने शर्त से पीछे हटने का ड्रामा किया। ठीक है सरपंच साहब, ये शर्त वर्त छोड़िए। मगर इससे पहले कि पृथ्वी अपनी बात पूरी कर पाता, अंबू ने बीच में ही उसकी बात काटी। उसकी आवाज में लालच और अकड़ साफ छलकने लगी। अरे अरे रुको, ठीक है 4 मुकुट मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम शर्त पूरी नहीं कर पाए तो तुम्हें मुझे 2 गुना दाम देना होगा, यानी पूरे 8 मुकुट। बात साफ है? तब पृथ्वी ने भी कॉन्फिडेंटली हाँ के इशारे में इस शर्त के लिए अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, एकदम साफ। इस शर्त के कागजात तैयार करो और इस शर्त के गवाह होंगे हमारे गांव के सरपंच जयपाल ठाकुर साहब। सरपंच जयपाल ठाकुर ने एक आखिरी बार पृथ्वी को समझाने की कोशिश करते हुए गुजारिश की, देखो पृथ्वी बेटा, एक बार फिर से सोच लो, तुम क्या कर रहे हो? सरपंच साहब अच्छी तरह जानते थे कि अंबू पृथ्वी को ठग रहा था। तभी अंबू ने सरपंच से ऊंची आवाज में कहा, सरपंच साहब, पृथ्वी को इस शर्त से कोई दिक्कत नहीं है, तुम बीच में मत पड़ो। इसी पल पृथ्वी की सभी बीवियों ने एक साथ उसे समझाने की कोशिश की और साहिबा ने उससे रिक्वेस्ट की, स्वामी आप चीजों को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पृथ्वी शर्त के लिए राजी हो चुका था। उसने सीधे अंबू से कहा, ठीक है, मैं शर्त के लिए तैयार हूं, मगर मुझे चांदी के मुकुट अभी इसी वक्त मेरे हाथ में चाहिए। ये सुनकर अंबू को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कहीं भागा जा रहा हूं। आखिर हम दोनों एक ही गांव के तो हैं। उसकी इस बात को दरकिनार करते हुए पृथ्वी ने तपाक से जवाब दिया, नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। मुझे चांदी के मुकुट अभी के अभी चाहिए और शर्त के सारे कागजात भी जल्दी से तैयार हो जाने चाहिए। अंबू ने अपने साथ आए एक साथी को इशारा किया और वो घर जाकर अंबू के 4 चांदी के मुकुट और शर्त के सारे कागजात भी तैयार करके ले आया। उन तीनों मर्दों ने शर्त पर दस्तखत कर दिए। स्याही में डूबे अपने अंगूठों के निशान भी कागजात पर लगा दिए। इसी के साथ शर्त हमेशा के लिए पक्की हो गई। अंबू का मन नहीं कर रहा था कि वो शर्त जीतने से पहले अपने चांदी के मुकुटों को पृथ्वी को छूने भी दे, मगर पृथ्वी ने शर्त से पहले ये बात कह दी थी, इसलिए पृथ्वी ने पलक झपकते ही अंबू के हाथ से उन मुकुटों को लेने में जरा भी देर नहीं की और अपने हाथों में उन मुकुटों को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, ये हुई ना बात अंबू। अंबू ने तुरंत जवाब दिया, पृथ्वी, मुझे अपने 8 मुकुटों का इंतजार रहेगा। पृथ्वी ने उसकी बातों का जरा भी प्रेशर नहीं लिया और मुस्कुराता रहा, जिसे देखकर अंबू को बहुत गुस्सा आने लगा और उसने मनी मन सोचा, मन तो कर रहा है कि हंसते हुए तेरे सारे दांत तोड़ दूं। वहीं पृथ्वी ने उसकी परवाह किए बिना अपने कंधे उचकाए और उसे घूरते हुए कहा, तुम हमेशा मुझसे उलझने की कोशिश करते रहते थे ना, लो फिर आज हमारी टक्कर हो ही गई है। अब देखते हैं कि किसकी जीत होती है।
वो मुकुट एक छोटी मोटी दौलत के बराबर थे, मगर पृथ्वी 4 चांदी के मुकुट को पाकर काफी खुश हो गया और एक धुन गुनगुनाने लगा। वहीं उसकी सभी बीवियां परेशान होने लगीं। उनके माथे पर परेशानी भरी शिकन साफ नजर आने लगी। इसके बाद सरपंच जयपाल ठाकुर ने जमीन पर लगने वाले टैक्स की बातें समझाना शुरू की। देखो पृथ्वी, गांव की सबसे अच्छी जमीन पर हर बीघा में लगभग 2 टोकरी भर अनाज पैदा होता है और उसका 1/3 हिस्सा वसूली में जाता है। सभी सरपंच साहब की बातों को बड़े गौर से सुनने लगे। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया। 3 बीघा अच्छी जमीन का मतलब 2 टोकरी भर अनाज का कर, वहीं 3 बीघा पहाड़ी जमीन का कर सिर्फ 1 टोकरी। पृथ्वी, कोई भी पहाड़ी की जमीन नहीं चाहता, क्योंकि वहां पैदावार अच्छी नहीं होती है, और तुमने जो जमीन ली है उसकी हालत तो बहुत ही खराब है। सरपंच साहब की इस बात को सुनकर अम्बू के चेहरे पर हंसी आ गई, जिसे नजरअंदाज करते हुए सरपंच साहब ने बोलना जारी रखा। इसलिए तुम्हें अपनी हर 6 बीघा जमीन पर 1 टोकरी भर अनाज का कर देना होगा। तुम्हारे पास लगभग 60 बीघा जमीन है, मतलब तुम्हें अगले साल 10 टोकरी भर अनाज का कर देना होगा। ये सुनकर अम्बू को फिर से हंसी आ गई और उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए मनी मन सोचा, 10 टोकरी भर अनाज? पृथ्वी इतना अनाज अपने सपने में भी पैदा नहीं कर पाएगा। मैं जीत जाऊंगा। अब तो पृथ्वी को बर्बाद होने से कोई बचा ही नहीं सकता। गौरी, तुम घर जाओ और आंगन में रखे हुए खेती के औजार ले आओ। तब तक मैं अपनी पट्टी की जमीन को देखता हूं। गौरी को बेफिक्री से इतना कहकर पृथ्वी गाना गुनगुनाते हुए आगे बढ़ गया। ये सब सुनकर पृथ्वी की बीवियां लगभग पागल होने लगी। गौरी बार बार पृथ्वी की ओर बेचैनी से देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पृथ्वी से कुछ कहना चाहती है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही। वहीं पृथ्वी ने अभी कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे कि साहिबा भी उसके पीछे पीछे चल दी। कुछ देर बाद उसके सब्र का बांध टूटा और उसने पृथ्वी से पूछा, स्वामी, ये जमीन तो मुश्किल से ही खेती के लायक है। हर तरफ पत्थर और कंकड़ ही नजर आ रहे हैं। आपने यही टुकड़ा क्यों चुना? आपने इस बंजर पहाड़ी पर दाव क्यों लगाया स्वामी? साहिबा ने पृथ्वी को एक जगह इशारा करते हुए कहा, इन खरपतवारों को देखिए, ये इतने मजबूत हैं कि पगडंडी जैसी सख्त जमीन पर भी उगाते हैं, जहां कुछ और नहीं उग सकता। इस 50 से 60 बीघा जमीन पर हम क्या उगाएंगे? उसे इतना परेशान देखकर पृथ्वी ने आगे बढ़कर प्यार से उसके नर्म गाल पर चिकोटी काटी और कहा, अरे वाह, तुम्हारे गाल तो रेशम से भी ज्यादा मुलायम है। इन्हें छूकर ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने इन्हें बड़ी फुर्सत से तराशा हो। इस बंजर पहाड़ी की धूल में तुम्हारा ये चेहरा किसी ताजा गुलाब की तरह महक रहा है। इस पर साहिबा ने मुंह फुलाते हुए कहा, स्वामी, आप मेरी बात को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। एक तरफ पूरा गांव आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहा है। अम्बू ने इतनी बड़ी शर्त लगा दी है और आप हैं कि अभी भी हंसी मजाक में लगे हैं। साहिबा इस बात से चिढ़ने लगी, मगर पृथ्वी उसके साथ मजाक करता रहा। उसने मुस्कुराते हुए साहिबा को छेड़ा, नाराजगी भी तुम पर खूब सचती है साहिबा। अपना ये फूला हुआ चेहरा तो देखो जरा, कैसा टमाटर जैसा लाल लग रहा है। इतनी खूबसूरत दिख रही हो कि मन करता है बस तुम्हें देखता ही रहूं। ये सुनकर साहिबा का मुंह और फूल गया और उसका दिल डूबने लगा। उसे उम्मीद थी कि कम से कम 4 साल तो उसके पृथ्वी के साथ अच्छे से गुजर ही जाएंगे, मगर उसे अब ये उम्मीदें अपनी आंखों के सामने बिखरती हुई नजर आ रही थी। उसे इस तरह से परेशान देखकर पृथ्वी ने हंसते हुए कहा, अच्छा मेरी प्यारी साहिबा, जरा उठो। तुम्हें किसने कहा कि हम यहाँ फसल उगाने वाले? जो मिट्टी सबको बेकार लग रही है, मुझे उसमें खजाना दिख रहा है। अनाज तो कोई भी उगा लेगा गौरी, पर मैं इस बंजर जमीन से वो निकालूंगा जिसका अंदाजा अम्बू ने कभी अपने ख्यालों में भी नहीं लगाया होगा। ये सुनकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और साहिबा ने अपनी उसी हैरानी से पूछा, फसल नहीं उगाएंगे मतलब? तब उसे कुछ बताने से पहले पृथ्वी ने उसकी सुराहीदार गर्दन से होते हुए उसके होठों को चूम लिया और फिर दूर इशारा करते हुए कहा, यह जमीन का टुकड़ा बिल्कुल तुम्हारी तरह है साहिबा, जो बस दिखने में सबको बंजर, बेकार और बोझ लगता है, पर जिसकी नजर तेज हो, जिसे उसकी समझ हो, वो उसे किसी करिश्मे से कम नहीं समझता। और वो मैं हूं साहिबा। पृथ्वी ने साहिबा के गालों को सहलाते हुए कहा, भले ही अनपढ़ लोग किसी नायाब चीज की कद्र नहीं समझ पाए, पर मैं ही वो जौहरी हूं जो उस हीरे की कीमत पहचानता है। अपनी बात खत्म करते ही पृथ्वी ने साहिबा के होठों को सहलाया। उन दोनों की नजरें जैसे तलवारबाजी कर रही हो। पर इससे पहले कि कुछ होता, साहिबा ने पृथ्वी की उंगली को प्यार से काट लिया। तब तक गौरी और पृथ्वी की दूसरी बीवियां खेत के औजार लेकर लौट आई। इस बार माया भी उनके साथ थी
उसका सिर झुका हुआ था और वो दूसरों के पीछे छिपने की कोशिश करने लगी। पृथ्वी ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली और फिर औजार में से गेती फावड़ा उठाया और उसे अपने कंधे पर रखा और पहाड़ की ओर चल दिया। पृथ्वी ने जाते जाते अपनी 5 बीवियों को भी हुक्म दिया, साहिबा, तुम और बाकी सब उस तरफ की जमीन साफ करना शुरू करो, मैं पहाड़ पर कुछ काम करने जा रहा हूं। तभी साहिबा को अचानक पृथ्वी की कही हुई बात याद आई और उसने सूनी पहाड़ी को शक भरी नजरों से देखते हुए मन ही मन सोचा, क्या सच में उस जमीन के नीचे कुछ नायाब हो सकता है? अगले ही पल उसने अपना सिर झटक दिया और खुद से कहा, मैं भी क्या फालतू की बात सोच रही हूँ। खैर, कम से कम हमारे पास अभी भी कुछ ऐसी जमीन है जहां पर फसल उग सकती है, हमें उसे साफ कर लेना चाहिए। यही सोचते हुए उसने अपनी बहन की ओर मुड़कर कहा, वामिका, तुम इनके साथ जाओ, सब अपना ध्यान रखना। वामिका ने तुरंत हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। वहीं पृथ्वी ने पहाड़ी पर सबसे बंजर जगह ढूंढी जहां की जमीन बिल्कुल सूखी थी। वहां पर धूल और पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने वहीं पर नीचे झुककर फावड़ा जमीन में गाड़ दिया। पृथ्वी को मेहनत करता देख वामिका दौड़कर उसके पास आई और उलझन में पूछा, स्वामी, ये बहुत मेहनत का काम है, आप जाकर आराम कीजिए और ये मुझे दीजिए। वामिका ने पृथ्वी को एक झटके में किनारे कर दिया और अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई, जिससे उसकी पतली लेकिन हैरान कर देने वाली मजबूत बाहें नजर आईं। और फिर वो अपनी पूरी जान लगाकर खुदाई के काम में जुट गई। खुदाई करते हुए उसके मुंह से जोर लगाने वाली हल्की हल्की आवाजें भी निकलती रहीं, जो कि उसके मजबूत इरादे की गवाही दे रही थी। जल्दी उसकी खुदाई से बगल में ही ताजी खुदी हुई मिट्टी का एक ढेर लग गया। पृथ्वी, जिसे वामिका ने किनारे कर दिया था, वो फावड़े पर झुका हुआ बस वामिका को प्यार से पसीना बहाते हुए देखता रहा। उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लगने लगा और पृथ्वी ने खुद से सवाल किया, क्या ये भारी काम मुझे नहीं करना चाहिए था? अगर मेरे घर पर या मेरे किसी दोस्त ने नजारा देख लिया होता तो वो जलन के मारे मुझे जान से मार डालते। पृथ्वी ने मनी मन सोचा, कितनी बुरी किस्मत है, जब मैं यहाँ आया तो अपना फोन साथ नहीं लाया। अगर मैं इसे स्ट्रीम कर सकता तो ये वीडियो पक्का वायरल हो जाती। अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलते हुए पृथ्वी ने वामिका के चेहरे पर पसीने की बूंदें देखी। उससे अब और नहीं रहा गया। वो तेजी से उसके पास गया और नरमी से उसकी बाह पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, बस अब थोड़ा आराम कर लो वामिका, जाओ, ये मुझे करने दो। वामिका ने अपने माथे पर हाथ फेरा, जिससे माथे पर मिट्टी का एक धब्बा सा लग गया और उसने पृथ्वी से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं स्वामी, मैं अभी थकी नहीं हूं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कितनी दुबली पतली हूं तो जल्दी थक जाऊंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए देखिए, मेरे बाजू कितने मजबूत हैं। वामिका ने अपनी बात साबित करने के लिए अपने छोटे हाथों की मुट्ठियां भींची और किसी बॉडी बिल्डर की तरह अपने फोआर्म्स का पोज दिया। उसके बाजुओं की मांसपेशियां सचमुच उभर आईं। यह देखकर पृथ्वी के मुंह से हैरानी में सिर्फ इतना ही निकला, अरे वाह, ये तो सच में तगड़ी है। इसके बाद पृथ्वी ने अपने दुबले पतले शरीर के बारे में सोचा और अपना मुंह बंद ही रखा। मगर जैसी वामिका ने अपनी बाहें सिकोड़ी, पृथ्वी को लगा जैसे उसने वामिका की स्किन पर चांदी जैसे चमकते हल्के निशानों का एक जाल देखा हो। ये उसे किसी चोट, किसी जख्म की तरह नजर आया। पृथ्वी का अच्छा भला मूड एक पल में ही हवा हो गया। वामिका जैसी दुबली पतली लड़की को इतनी मेहनत करते देख वो अपने सवाल को मन ही मन निकल गया। अभी नहीं, सही वक्त आने पर मैं इसके बारे में वामिका से जरूर पूछूंगा कि उसके जिस्म पर यह जख्म के निशान कैसे आए। क्या उसे कोई मारता पीटता था? वहीं वामिका वापस नीचे झुकी और खुदाई करती रही। पृथ्वी उसे रोकने के लिए थोड़ा सा उठा, तभी उसे फिर से ख्याल आया, इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, ये मेरी एक नहीं सुनेगी। ये दुनिया ही ऐसी है, पति मजे से आराम करे और उसकी बीवियां अपना पसीना बहाए। पृथ्वी वापस पीछे हट गया। उसने जमीन से हरी घास का एक तिनका तोड़ा, उसे अपने दांतों के बीच फंसाया और वामिका से थोड़ी दूर अपनी टांगे एक दूसरे पर चढ़ाकर घास पर ही पसर गया। वामिका की खूबसूरती देखकर पृथ्वी कोई अजीब सी धुन गुनगुनाने लगा और फिर उसने खुद से कहा, इस बात में कोई शक नहीं है कि एक खूबसूरत लड़की को काम करते देखने का अपना ही एक अलग मजा है। पृथ्वी अभी तक इस दुनिया में अपनी बीवियों की मानसिकता बदलने की कोशिश में लगा हुआ था। वो उन्हें मॉडर्न दुनिया की सोच रखने वाली अपनी बीवी बनाना चाहता था। इसी पल उसके जहन में एक अजीब सा निकम्मों वाला ख्याल आया, वैसे अपनी बीवियों के सहारे जीने वाला एक निठल्ला पति बनना शायद इस दुनिया में इतना बुरा सौदा भी नहीं है। पृथ्वी को इस पल सब कुछ एकदम सही लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को पीछे करके बेफिक्री से ऊपर आसमान में देखा और कुदरत को महसूस करते हुए खुद से कहा, वाह क्या मौसम है, नीला आसमान,
सूरज की गर्म धूप, ताजी ठंडी हवा। यही सब सोचते हुए उसने अपनी एक टांग के ऊपर रखी दूसरी टांग को हिलाया, अपनी जीभ से घास के एक तिनके को छुआ और एक सेटिस्फाइंग आह भरते हुए सोचा, कमाल है यार, ये भी क्या गजब की जिंदगी है। इस दुनिया का रहन सहन उसके ख्यालों से कहीं ज्यादा आरामदायक था। ऐसी जिंदगी के लिए कोई भी चीज कुर्बान की जा सकती थी। उधर पहाड़ी के दूसरी तरफ जहां पृथ्वी की बाकी बीवियां खेतों से खरपतवार साफ करने में लगी थीं, वहां का माहौल कुछ और ही था। उसकी चारों बीवियां दो अलग अलग हिस्सों में काम करती रहीं। साहिबा और सोहनी एक साथ एक तरफ, वहीं माया अपनी बहन गौरी के साथ दूसरी तरफ। माया ने काम करते हुए पृथ्वी को आराम करते हुए देखा और तमतमाकर अपनी बहन के कानों में फुसफुसाया, दीदी देखो तो उसे, वो तो हद ही कर रहा है। ऐसे तो सब लोग बेमौत मारे जाएंगे। अरे हमारे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। अपनी बात पूरी करते हुए माया ने पृथ्वी की तरफ इशारा किया। जहां गौरी को पृथ्वी पहाड़ वाली जमीन पर लेटा हुआ दिखाई दिया, वहीं वामिका मेहनत कर रही थी। ये देखकर माया गुस्से से उबलने लगी। गौरी ने भी एक पल के लिए पहाड़ी पर पृथ्वी और वामिका को देखा और फिर अगले ही पल अपने काम में वापस लग गई। वहीं माया ने अपनी बहन के सामने ही पृथ्वी को बुरा भला कहना जारी रखा, दीदी ये पृथ्वी कितना बुरा इंसान है। वो इस तरह सुकून से कैसे सो सकता है? तुम्हें नहीं लगता कि वो जो कर रहा है वो गलत है? इस पर गौरी ने माया के सिर को थपथपाते हुए कहा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें हमारे पति में क्या गलत लगता है। अपने पति की सेवा करना, उनके काम में उनकी मदद करना, क्या ये एक पत्नी को नहीं करना चाहिए? माया ने कहा, दीदी आप क्या बोल रही हो? चुप, बिल्कुल चुप। माया पृथ्वी के लिए कोई भी नेगेटिव बातें करती। इससे पहले गौरी ने उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए कहा, अपने पति के लिए काम कर पाना तो खुशकिस्मती की बात है। यह हमारा पत्नी धर्म भी है कि हम कड़ी मेहनत करें और पैसे कमाएं ताकि हमारे स्वामी एक अच्छी जिंदगी जी सकें। गौरी की बात सुनकर माया के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिगड़ गए, जिसे देखकर गौरी का चेहरा सख्त हो गया और उसने माया को आगे समझाया, देखो माया, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में क्या उल जुलूल ख्याल चल रहे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारी तरफदारी नहीं करूंगी। मैंने अभी तुम्हें समझाया कि यहाँ चीजें कैसे चलती हैं। तुम जानती हो कि अगर तुमने परिवार छोड़ा तो क्या होगा। इतना समझाने के बाद गौरी ने अपनी बहन के हाथों पर हाथ रखा, एक गहरी सांस ली और फिर उसने एक पल रुककर माया को आगे समझाया, मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा बर्ताव किया हो तो मेरी बहन मुझे माफ करना, मगर तुम अब बच्ची नहीं रही माया। अगर तुम्हें मरना है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अब तुम्हें अपने कामों की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, समझी? लेकिन दीदी मैंने तो, माया इसके आगे पृथ्वी के बारे में कुछ कहती, इससे पहले गौरी ने उसे ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर माया के पैरों तले से जमीन सरक गई। माया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बड़ी बहन गौरी कभी उससे ऐसा भी कुछ कह देगी जिसका उसने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। माया, बहुत सुन लिया मैंने, अब एक शब्द भी और नहीं। अगर तुम इसी तरह हमारे स्वामी के खिलाफ जहर उगलती रही और उन्हें बुरा भला कहती रही तो वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी से पहले मैं खुद तुम्हें इस घर से बाहर कर दूंगी। और याद रखना, उस दिन हम दोनों बहनों के रिश्ते का भी आखिरी दिन होगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगी कि माया नाम की मेरी कोई छोटी बहन भी थी, समझी? अपनी बात पूरी करके गौरी वापस अपने काम में लग गई। वहीं माया के पैरों तले जमीन सरक गई। अपनी बड़ी बहन गौरी के मुंह से ये बातें सुनकर माया की रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ गई। जब से माया यहाँ आई थी वो दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बन गई थी। गौरी ने हमेशा ही उसका बचाव किया। अपनी बड़ी बहन गौरी के बिना माया इस दुनिया में अकेले जिंदा रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अपनी बहन के बिना अकेले जीने के ख्याल से ही माया के हाथ पैर कांपने लगे और घबराते हुए उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, दीदी मैं तो बस, अगर तुम मेरे साथ यहाँ रहना चाहती हो ना तो वापस काम पर लग जाओ। मेरी तरह अपने स्वामी का ख्याल रखो और जो वो कहें वही करो। अपनी बात पूरी करते ही गौरी मुड़कर खेत में उग रहे खरपतवारों को काटने के काम में लग गई। गौरी ने अपनी छोटी बहन को वो सब कुछ अच्छे से समझा दिया जो वो समझा सकती थी। अपनी बहन गौरी के गुस्से को देखकर माया पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। दरअसल माया गौरी को बताना चाहती थी कि वो अच्छे से ही रहेगी। माया फ्यूचर से आई थी। वो ऐसी बहुत सी बातें जानती थी जिनके बारे में यहाँ के लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। माया अपनी बहन के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके और सभी के कानों तक वामिका के दर्द से तड़पने की आवाज पहुंची। इस दर्द की आवाज को सुनकर बेफिक्र होकर सोया पृथ्वी तुरंत उठकर बैठ गया। वहीं उसकी दूसरी बीवियां जो कुछ कर रही थी उसे छोड़कर दौड़ी। पृथ्वी ने तुरंत हड़बड़ाते हुए पूछा, अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तब वामिका ने सभी को देखते हुए इशारा किया और हैरानी से कहा, मैं यहाँ इस गड्ढे में आगे नहीं खोद पा रही हूं।
लगता है यहाँ जमीन के अंदर कुछ है। दरअसल वामिका को उस जगह पर किसी ठोस पत्थर के होने का एहसास हुआ था। जब उसने वहां पर खोदा तो उसे पत्थर जैसी चीज की टन से आवाज आई। पृथ्वी ने आगे बढ़कर वामिका को उस गड्ढे से बाहर निकलने में मदद की और फिर खुद अंदर कूद गया। उसने नीचे झुककर मिट्टी हटाई और सतह पर अपना हाथ दबाया। उसे वहां पर एक भूरा सफेद पत्थर नजर आया। उसने जब धीरे से उस पत्थर को छुआ तो उसे पत्थर से हल्की सी गर्माहट महसूस हुई और उसने ऊपर आवाज लगाई, अरे जरा मुझे गेती दो, कुदाल दो, पत्थर को खोद कर निकालना पड़ेगा। साहिबा ने फुर्ती से उसे कुदाल पकड़ा दी। पृथ्वी ने ताकत से खोदना शुरू किया, जिससे कुदाल पत्थर से जा टकराई और उस पत्थर का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। पत्थर इतना भी सख्त नहीं था कि तोड़ा ना जा सके, लेकिन उसे तोड़ना फिर भी एक मुश्किल काम होने वाला था। वामिका ने फिर से आगे बढ़ते हुए पृथ्वी से कहा, स्वामी आप पीछे हटिए और मुझे करने दीजिए, मैं ये काम अच्छे से कर सकती हूँ। मगर इस बार पृथ्वी ने ना के इशारे में अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, अब तुम रहने दो वामिका, तुमने वैसे भी बहुत मेहनत कर ली है, अब तुम आराम करो, मैं कर लूंगा। मुझे देखना है कि ये है क्या। पृथ्वी ने एक्साइटेड होकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं सही हूं तो ये चीज हमें अमीर बना देगी, है ना। ये सुनकर पृथ्वी की सभी बीवियां एक दूसरे को हैरानी से देखने लगी और माया ने मनी मन खुद से सवाल किया, आखिर इस पहाड़ी वाली मिट्टी के नीचे है क्या। मैं जानती हूँ कि कुछ चट्टानें बड़ी खास होती हैं, कहीं ये भी उन खास चट्टानों में से एक तो नहीं। खुद से इतना कहते हुए माया उस गड्ढे के करीब आई और अपनी गर्दन झुकाकर गड्ढे में देखने की कोशिश करने लगी। अभी तक उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर माया ने अपना अंदाजा लगाया, क्या ये पत्थर पृथ्वी को अमीर बना सकता है। क्या यहाँ पर किसी कीमती पत्थर की खदान हो सकती है। खदान? अगर ये खदान निकली तो पृथ्वी के पास पैसा ही पैसा होगा। मतलब फिर पृथ्वी की सभी बीवियों के साथ साथ मुझे भी अच्छा रहना और खाना नसीब होगा। इसी पल माया की नजर गड्ढे में चमचमाते एक पत्थर पर गई और उसकी आंखें चमक उठी जैसे अंधेरे में जुगनू, और उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, पृथ्वी ये किस तरह का चमकीला पत्थर है। पृथ्वी ने अपना अंदाजा लगाते हुए माया को बताया, अभी तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी तरह का चूना पत्थर हो सकता है। माया का मुंह चूना पत्थर सुनकर खुला का खुला रह गया। उसकी सांसें जैसे अटक सी गईं। वो पढ़ी लिखी थी, वो जानती थी कि चूना पत्थर की क्या वैल्यू होती है, और वो भी ऐसी दुनिया में जहां बेसिक पदार्थों के भी लाले पड़े हुए हों। माया के मन में तुरंत ख्याल आया, अगर ये सही में चूना पत्थर हुआ तो समझो पृथ्वी की किस्मत बदलने वाली है। घर और इमारतें बनाने के अलावा इस चूना पत्थर का इस्तेमाल ना जाने कितनी चीजों में किया जाता है। हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। माया का हर सवाल पृथ्वी की कंगाली से शुरू होकर उसकी कंगाली पर ही खत्म हो जाता है। मगर पृथ्वी के हाथ अगर सच में कोई खजाना लग गया है तो उसकी गरीबी के दिन खत्म होने वाले थे, यानी माया को भी अब गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा। माया का मन तो कर रहा था कि वो ये खुशखबरी चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव को बता दे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने अपनी खुशी को रोका और अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए सिर्फ इतना कहा, स्वामी अगर आपका और मेरा अंदाजा सही निकला तो इसका मतलब हमारी किस्मत खुलने वाली है। आखिर ऊपर वाले ने हमारी सुनी ली। पृथ्वी ने जैसी माया के मुंह से स्वामी सुना वो सन्न रह गया। वो माया की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा और मनी मन बोला, वाह बेटा, अब तक तो मैं कमीना निकम्मा बीवियों से खातिरदारी करवाने वाला था, और जैसी मेम साहब को हल्की सी भनक लगी कि शायद मैंने कुछ सोच समझ कर ये जमीन ली है तो मेम साहब सीधे स्वामी पर आ गई। वाह रे ऊपर वाले, तेरी लीला वाकई अपरंपार है। हर ऊंट को पहाड़ के नीचे ले ही आता है तू। एक तरफ जहां माया उस पत्थर की चमक देखकर फुल एक्साइटेड हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ गौरी फिलहाल इस चमकीले पत्थर पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसकी किस्मत में अमीरी भी लिखी हो सकती है। गौरी ने उस चमकते हुए पत्थर को बड़े ही गौर से देखते हुए कहा, स्वामी मुझे सच में नहीं लगता कि ये चूना पत्थर है, क्योंकि इसका रंग, इसकी बनावट कुछ अलग है। इस पल साहिबा ने भी उस पत्थर को संजीदगी से देखा और फिर गौरी का साथ देते हुए अपना अंदाजा लगाया। हाँ स्वामी, मुझे भी गौरी की बात ठीक लग रही है। चूना पत्थर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो इतनी आसानी से हमारे हाथ लग जाए। अगर यहाँ आसपास कोई भंडार होता तो क्या इसे कोई हमारे लिए छोड़ता। अभी तक तो किसी ने उसे खोदकर सदियों पहले ही खाली कर दिया होता। भला वो अब तक यहाँ कैसे बच सकता है। पृथ्वी की बीवियों को भले ही स्पर्शक हो रहा हो, मगर पृथ्वी ने कॉन्फिडेंटली उन्हें बताया, मुझे लगता है कि एक नई किस्म का चूना पत्थर है। तुम लोग इतनी चिंता मत करो, हम सबसे पहले कुछ और पत्थर खोद कर घर ले चलते हैं और फिर उन पर कुछ जांच शुरू करते हैं।
हकीकत अपने आप हमारी आंखों के सामने आ जाएगी। पृथ्वी ने बिल्कुल सही कहा था। साइंस स्टूडेंट होने के नाते वो कुछ बात बहुत अच्छे से जानता था। उसने मनी मन खुद से कहा, चूना पत्थर को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सबसे पहले मुझे उसे ऊंची आंच पर आग में तपाना होगा। हालांकि मेरे पास एक सबसे आसान तरीका भी है, जिसमें इस पत्थर को सबसे पहले भट्टी में जलाना होगा। लेकिन सही तरीका और सही तापमान का पता लगाना ही मेरे लिए असली चुनौती होगी। पृथ्वी ने अपनी पिछली दुनिया में साइंस लेबोरेटरी में कुछ ऐसा ही काम किया था, इसलिए वो इस बारे में काफी कुछ जानता था। अपनी साइंस लैब को याद करते हुए उसने मनी मन सोचा, मैंने अपनी दुनिया में ऑनलाइन छोटे छोटे वीडियोस देखे हैं, जिनमें मैंने लोगों को चूना बनाने के लिए पत्थर खोदते हुए भी देखा था। पृथ्वी की कुछ बीवियों को यकीन नहीं था कि उनके हाथ चूना पत्थर लग गया है, मगर माया उस पत्थर पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने अपनी उसी एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए पृथ्वी से कहा, स्वामी, पत्थर पर जांच करने में हर्जी क्या है? हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। वैसे भी इस बंजर जमीन पर हम कुछ उगा तो सकते नहीं है, कम से कम इसका कोई इस्तेमाल तो हो। माया की ये बात पृथ्वी को कुछ समझ में नहीं आई। वो एक उलझन में अपना सर खुजाने लगा और मनी मन खुद से कहा, इसका समर्थन तो मुझसे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? खैर, ये वक्त इस बारे में सोचने का नहीं है। पत्थर की जांच करने वाली बात पृथ्वी की बाकी बीवियों को भी समझ नहीं आई। वो सभी एक दूसरे की शक्लें देखने लगी। वहीं पृथ्वी ने मनी मन सोचा, जो भी हो, माया की बात में दम तो है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर पत्थर बेकार भी नहीं होता। इसकी जांच करने में हर्जी क्या है? कम से कम मन में ये मलाल तो नहीं रहेगा कि हमने कोशिश नहीं की। आखिर खोने के लिए हमारे पास है ही क्या? पृथ्वी कुछ और पत्थर के टुकड़े लेने के लिए खुदाई शुरू करता, मगर इससे पहले ही वामिका ने उसकी बांह पकड़ी और उसे गड्ढे से बाहर खींच लिया। वामिका का इरादा बिल्कुल साफ था। उसने पृथ्वी से अपने उसी अंदाज में कहा, स्वामी, आप ये मेहनत वाला काम नहीं कर सकते। आइए, बाहर आइए। आप, इस काम के लिए मैं हूं ना। आप जाकर आराम कीजिए, खुद को इतना मत थकाइए स्वामी। पृथ्वी ने मनी मन सोचा, अरे, ये बात तो एक पति को अपनी बीवी से बोलनी चाहिए। इस दुनिया में वाकई सब उल्टा ही होता है। इस पर साहिबा ने मुस्कुराते हुए वामिका का साथ दिया। हाँ स्वामी, आप बस जाकर आराम कीजिए, हम बहनें मिलकर ये छोटा मोटा काम संभाल लेंगी। पृथ्वी जानता था कि उसके लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी बीवियां उस गड्ढे में उसे उतरने नहीं देंगी। तब उसने एक गहरी सांस ली और गड्ढे की तरफ देखते हुए खुद से कहा, हाँ ठीक है, वैसे भी गड्ढा इतना बड़ा नहीं है कि इसमें एक से ज्यादा इंसान घुसकर काम कर सके, और मैंने वैसे भी ज्यादा मुश्किल वाला काम खुद ही निपटा लिया है। अगर ये बाकी का काम खुद करना चाह रही हैं तो करने देता हूं। अपनी पत्नियों की बात मानकर पृथ्वी गड्ढे से दूर हो गया और वामिका ने थोड़ी देर में गड्ढे में दिखाई दे रहे पत्थर के उस बड़े से टुकड़े के कुछ छोटे टुकड़े कर दिए। इसके बाद वामिका ने अपनी बहनों की मदद से उन्हें बाहर निकालना शुरू किया। दीदी, क्या आप दोनों मेरी मदद करेंगी? मैं आपको पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े देती जाती हूँ और आप दोनों इन्हें ऊपर जमा कर लीजिए। बाद में हमें इन्हें घर ले जाने में आसानी रहेगी। सभी ने वामिका की बात मानते हुए फटाफट सारे पत्थर बाहर निकाल लिए और फिर एक एक करके सभी पत्थर घर ले जाने के लिए आगे बढ़ गईं। आखिर में सिर्फ वहां पर पृथ्वी और वामिका बचे। जब पृथ्वी आखिरी पत्थर उठाने के लिए नीचे झुका तो वामिका ने उसे रोका। अरे नहीं नहीं स्वामी, मैंने आपसे कहा ना, आपको इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी, आप आराम कीजिए। ठीक है, तो फिर चलो अब घर चलते हैं। घर जाने के बाद मुझे पत्थरों की जांच करने के लिए एक भट्टी भी बनानी होगी। ये कहते हुए पृथ्वी ने वामिका के साथ घर जाने के लिए आगे कदम बढ़ा दिए। जैसे उसने अपना खेत पार किया, पृथ्वी को रास्ते में घाट पर आराम फरमा रहे ऐसे दो शख्स नजर आए, जिन्हें देखकर पृथ्वी ने खुद से कहा, अगर इस वक्त इन लोगों की नजर पत्थरों पर गई और इन्हें मेरी जमीन में चूना पत्थर की खदान होने का जरा भी शक हुआ तो ये लोग मेरा अमीर बनने का सपना तोड़ देंगे। आखिर इन लोगों से कैसे बचकर निकलूं? देखो भाई, इस पृथ्वी को तो बंजर चीजों से बड़ा प्यार है। पहले ऐसी बीवियां लाया जो हवा के झोंके से उड़ जाएं, और अब खेत के नाम पर वो कंकड़ पत्थर वाला पट्टा ले लिया। अरे वो चट्टाने भी तुम्हारी उन बीवियों जैसी ही बेजान हैं। ना वहां कुछ उगेगा और ना कुछ पनपेगा। बर्बादी मुबारक हो। बड़े ही चुटकीले अंदाज में पृथ्वी के कानों तक पहुंची ये आवाज किसी और शख्स की नहीं बल्कि उसके मंगल चाचा की थी। तब मंगल ने उस पर एक और तंज कसा। लगता है अब हमारा काकवाड़ी का मसीहा पत्थरों की पूजा करेगा। क्यों पृथ्वी, जमीन से कुछ नहीं मिला तो क्या इस पत्थर को ही सोना समझ लिया है? पागलपन की भी हद होती है। अपनी बात पूरी करते हुए मंगल के चेहरे पर हंसी थी। उसके सवाल पर पृथ्वी ने मनी मन सोचा, इन जाहिलों से बहस करने से अच्छा है कि मैं इस पत्थर पर अपना सर मार लूं।
इनको छोड़कर सीधा घर निकलता हूं। पृथ्वी सीधे चलता रहा। तभी मंगल ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। अरे ओ पृथ्वी, मुझे पता चला है कि तुमने सरपंच से वो पहाड़ी वाली जमीन पट्टे पर ले ली है। अरे मेरी मानो तो जल्दी से उसे वापस कर दो, वहां कोई तुम्हें सोना थोड़ी मिलने वाला है। इस पर पृथ्वी ने सिर्फ इतना कहा, नहीं मंगल चाचा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भले ही वो जमीन पहाड़ी पर है, लेकिन ठीक ठाक है, मेरा उससे काम चल जाएगा। आप ज्यादा फिक्र ना करें। कभी कभी ऊंची चोटियों पर चढ़ने के लिए मुश्किल रास्तों से ही गुजरना पड़ता है। अगले ही पल पृथ्वी ने मनी मन सोचा, मंगल चाचा तुम बहुत शातिर निकले। जब जमीन बट रही थी तब खुद अकेले सबसे पहले सरपंच के पास जमीन लेने पहुंच गए, मुझे बताया तक नहीं, और अब मेरे शुभ चिंतक बनने का ढोंग कर रहे हो। कोई बात नहीं, एक दिन सबको देख लूंगा। मंगल ने पृथ्वी को अगला ताना मारने में भी देरी नहीं की। देखा, मेरी बात ना मानने का नतीजा। 2 बीवियां होती तो ठीक था, लेकिन 5 में तो तुम्हारा यही हाल होने वाला है। और तुम इस पत्थर को तो ऐसे घर ले जा रहे हो जैसे पत्थर नहीं कोई खजाना है। पृथ्वी ने मनी मन सोचा, जितना हंसना है उतना हंस लो, लेकिन अगर मेरे इस पत्थर में चूना पत्थर वाली खूबियां निकली ना, तो ये सोने के बराबर ना सही, लेकिन इसके बदले मुझे चांदी जरूर मिल जाएगी। इसलिए हाँ, मेरे लिए ये एक खजाना ही है। मंगल के पास ही खाट पर उसका भाई अंबू भी बैठा हुआ था। वो पहले ही पृथ्वी से शर्त लगा चुका था। जब उसने देखा कि पृथ्वी ने भी अपने हाथ में पत्थर उठा रखा है, तब उसने पृथ्वी को उसकी बीवियों को लेकर ताने मारना शुरू कर दिया। अरे, जब तुम्हारे पास 5 बीवियां हैं, तो फिर भी वो पत्थर तुम खुद उठाकर क्यों ले जा रहे हो? क्या तुम्हारी बीवियां किसी काम की नहीं है जो तुम्हें खुद काम करने दे रही हैं? ये कहते हुए अंबू खाट पर तन कर बैठ गया और कंधे दबा रही अपनी बीवी को बेवजह थप्पड़ मार दिया। और पृथ्वी को देखते हुए अपनी बीवी से कहा, अरे जोर लगाकर हाथ पैर दबा, मैं तुझे भरपेट खाना खिलाता हूं ना, तो फिर थोड़ा जोर लगा। थप्पड़ खाकर उस औरत का चेहरा शर्म और बेइज्जती से लाल हो गया। पृथ्वी को ये ठीक नहीं लगा। उसने अंबू को घूर कर देखा और मनी मन बोला, साला घटिया इंसान, बीवी पर हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी दिखा रहा है। मैं इस कमजोर शरीर में नहीं होता ना, तो इसका हाथ यहीं उखाड़ कर फेंक देता। फिर पृथ्वी ने उसे कड़क शब्दों में समझाया, बीवियां प्यार करने के लिए होती हैं, इस तरह से मारने के लिए नहीं। सिर्फ नामर्द और घटिया लोग ही औरतों पर हाथ उठाते हैं। पृथ्वी की ये बात सुनकर अंबू बेशर्मी से हंसते हुए कहने लगा, बीवियों से प्यार? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये औरतें होती ही क्या हैं? हम उन्हें जीने दे रहे हैं, यही उन पर बहुत बड़ा एहसान है। अंबू का भाई मंगल जैसा भी था, अंबू से थोड़ा समझदार था। उसने माहौल को गर्माता देख टॉपिक चेंज कर दिया। खैर, ये सब छोड़ो पृथ्वी, और ये बताओ कि आखिर अब तुम इन पत्थरों का क्या करने वाले हो? पृथ्वी ने सच्चाई छुपाते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस यूं ही एक नया रसोई घर बनाने के बारे में सोच रहा था। मेरा अभी वाला जो रसोई घर है ना, उसे ठीक करने की सख्त जरूरत है। खैर, अब मैं भी चलता हूं। अपनी बात पूरी करते ही पृथ्वी घर की ओर जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसने देखा वामिका, जो अपने साथ एक पत्थर टोकरी में लिए खड़ी थी, उसका पैर थोड़ा सा डगमगाया और उसके मुंह से एक आह निकली, मेरा पैर। पृथ्वी ने तुरंत उसे गिरने से संभाला और फिक्र करते हुए उससे पूछा, अरे जरा संभल कर वामिका, तुम्हारा पैर तो ठीक है ना? ज्यादा वजन मत उठाना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जरा भी चोट लगे। वामिका ने तुरंत धीरे से हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और जल्दी से आगे बढ़ गई। ये देखकर पृथ्वी मनी मन मुस्कुराया और खुद से कहने लगा, अरे अब मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ये इतना शर्मा गई? ये वाकई में कितनी शर्मीली है। पृथ्वी अभी मंगल और अंबू से ज्यादा दूर भी नहीं गया था। उसे घूरते हुए अंबू ने गुस्से से जमीन पर थूकते हुए कहा, ये पृथ्वी कितना बड़ा ढोंगी है ना, हमसे बेहतर बनने का दिखावा करता रहता है। इस पर मंगल ने तपाक से जवाब दिया, हाँ अंबू, इससे भी बड़ी बात, पृथ्वी बहुत जिद्दी भी है। मैंने उसे समझाया था कि 5 बीवियों का सौदा बुरा है, पर वो माना ही नहीं। वैसे तुम्हें क्या लगता है, अगर पृथ्वी कुछ सालों में बेटा पैदा नहीं कर पाया तो क्या होगा? इस पर अंबू ने पृथ्वी की हंसी उड़ाते हुए अपने भाई से कहा, उसकी जो मरियल सी काया है, वो जिला अधिकारी की मार कभी नहीं झेल पाएगी। मर जाएगा तो अच्छा है, वैसे भी उसके दिल में हमारे लिए कोई इज्जत नहीं है। अगली पल अंबू अपने 4 चांदी के मुक्टों के बारे में सोचने लगा, मुझे कैसे भी करके इसे वो बंजर जमीन छोड़ने पर मजबूर करना है, तभी तो मैं शर्त जीतूंगा और वो बर्बाद होगा। पृथ्वी को बर्बाद करने के बारे में सोचते हुए जब अंबू को लगा कि उसके कंधों पर दबाव कम होने लगा है, तब उसने अपनी बीवी पर नाराजगी दिखाई।
ए बेकार औरत, हमारी बातें सुनने में ज्यादा ध्यान मत लगा और हाथ पैर दबाने पर ध्यान दे। अंबू की बीवी पूरी तरह से ख्यालों में खोई हुई थी और पृथ्वी को जाते हुए देख रही थी। वो सोच रही थी कि पृथ्वी की बीवियां कितनी खुशकिस्मत है कि उन्हें पृथ्वी जैसा देवता पति मिला, जो ना उन्हें इंसान समझता है बल्कि उनसे प्रेम भी करता है। और यहाँ तो एक पल ऐसा नहीं जाता जब अंबू उसे कोस नहीं रहा हो। अपनी बीवी को पृथ्वी के ख्यालों में गुम होता देख अंबू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अंबू की गुस्से से चिल्लाने की आवाज गूंज गई। बदचलन कहीं की, मेरी पीठ पीछे दूसरे मर्द को देखने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मैं आज तुझे चांद से मार डालूंगा। उधर दूसरी तरफ पूरे गांव में एक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर गली हर नुक्कड़ पर बस एक ही खुसर पुसर होने लगी कि पृथ्वी 5 बांझ औरतें अपने घर ले आया है। हर कोई बस इस बात का इंतजार करने लगा कि कब पृथ्वी पूरे कस्बे में हंसी का पात्र बनेगा। वहीं लोगों के इरादों से बेखबर पृथ्वी की पूरी फैमिली मेहनत करने में लगी रही। उसकी बीवियों ने पसीने और धूल में पूरी दोपहर पहाड़ पर चढ़ने और उतरने में बिताई। वे सभी पहाड़ी वाले खेत की जमीन से घर के लिए पत्थर उठाकर लाने लगी। गांव के कई लोग उन्हें देखने के लिए इस तरह से रुक गए जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। कुछ चालाक लोगों ने तो पृथ्वी के लिए बहाने भी बना लिए। एक गांव वाले ने पृथ्वी के मजे लेते हुए दूसरे से कहा, अरे पृथ्वी का घर कितना टूटा फूटा है, शायद वो इन पत्थरों के जरिए बस उसे ठीक करने की सोच रहा है। दूसरे गांव वाले ने भी तुरंत इसे हिलाते हुए ताना मारा, हाँ भाई, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। पृथ्वी को सिर्फ अपना घर ही नहीं बल्कि आंगन भी तो ठीक करना है। जरा उसका आंगन तो देखो, हल्की सी हवा चली नहीं कि टूट जाएगा। वैसे इस गांव में मर्द ज्यादा तो थे नहीं, मगर जो थे कम से कम उनके पास एक ठीक ठाक घरांगन तो था। मगर बेचारे पृथ्वी के पास तो वो भी नहीं था। इस बात पर ज्यादातर लोग सहमत थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी मदद नहीं की। वहीं कुछ मर्दों के बीच एक अलग ही कानाफूसी शुरू हुई। एक ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, यार ये सब छोड़ो, एक बात तो सभी को माननी पड़ेगी। पृथ्वी की बीवियां भले ही बच्चे ना दे सके, पर सभी की सभी हैं तो एकदम कयामत। और उनका जिस्म तो पौरुष मंडी की लड़कियों से भी ज्यादा दिलकश है। ये सुनकर कुछ मर्दों की तो जैसे लार ही टपक पड़ी। उनकी आंखें उन पर ऐसे टिकने लगी जैसे कभी हटेंगी ही नहीं। इस बीच पृथ्वी इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि गांव में उसकी वजह से कितनी बड़ी पंचायत लगने वाली थी। उसने तो अपने घर के पिछवाड़े में एक जगह ढूंढ ली और भट्टी बनाने के लिए गड्ढा खोदना शुरू भी कर दिया। उसने अपनी पिछली दुनिया में इस तरह की चीजों पर काफी रिसर्च की थी, इसलिए ये काम उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। जैसे ही सूरज ढलने लगा पृथ्वी की सभी बीवियां घर लौट आईं। पहाड़ चढ़ने उतरने की थकान के बावजूद वो सभी सीधी पृथ्वी के पास दौड़ी। पृथ्वी ने उनके हाथों से औजार लिए और वो फिर से अपने अपने कामों में लग गईं। वहीं गौरी फुर्ती से एक स्टूल ले आई और पृथ्वी को उस पर प्यार से बिठाया। वहीं खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। गौरी ने प्यार से पूछा, स्वामी आपने बहुत मेहनत की है, क्या मैं आपके पैर दबा दूं? ये कहकर उसने पृथ्वी के पैर उठाए और धीरे धीरे उन्हें दबाने लगी। इसी पल साहिबा के नाजुक हाथ पृथ्वी के कंधों पर पड़े। वो बिल्कुल सही प्रेशर के साथ मालिश करने लगी। साहिबा मालिश करते हुए पृथ्वी से बार बार पूछती रही, आपको सब ठीक तो लग रहा है ना स्वामी? जबकि सोनी पहले से ही रसोई में घुस गई और जल्दी धुएं की एक पतली लकीर ऊपर उठने लगी। सोनी की साफ आवाज आई, स्वामी बस 1 मिनट, गर्म पानी जल्दी तैयार हो जाएगा, इससे आपको आराम मिलेगा। पृथ्वी ने हैरानी से मनी मन सोचा, हम सभी ने दिन भर पहाड़ पर चढ़कर पत्थर ढोए और फिर भी इस दुनिया में एक मर्द और औरत के साथ बर्ताव में इतना फर्क। मुझे तो ये सब एक पागलपन लगता है। अपनी खातिरदारी देखकर पृथ्वी ने खुद से कहा, पर वाह रे मेरी किस्मत, मेरे अपने दादा परदादा ने भी कभी ऐसे शाही ठाट बाट का सपना नहीं देखा होगा। इतनी देर में सोनी रसोई से एक टब लेकर आई। गौरी ने उससे गर्म पानी का टब ले लिया और टेम्परेचर चेक करने लगी। उसने अपनी नाजुक उंगली डुबाई और फिर बड़े ही नजाकत से उसके पैरों को गर्म पानी में रख दिया। पृथ्वी ने एक गहरी सांस खींची। क्या सुकून है। पूरे दिन काम करने के बाद मेरे पैर काफी दुख रहे थे और इस तरह से गर्म पानी में पैर डुबाना स्वर्ग जैसा लग रहा है। उधर दूसरी तरफ माया जो थोड़ी दूरी पर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी, उसने मनी मन गुस्से में कहा, ये कंगला निकम्मा इंसान, ये भी तो मेरी तरह दूसरी दुनिया से आया है, तो फिर इसे इतनी आराम की जिंदगी और मुझे कमर तोड़ मेहनत क्यों? ये सरासर नाइंसाफी है। बस एक बार ही कंफर्म हो जाए कि पत्थर असल में चूना ही है, फिर इसका पत्ता काटने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी।
माया जब भी पृथ्वी को मजे में देखती उसका खून खौलने लगता, और इस बार उसने अपनी बहन की चेतावनी की परवाह न करते हुए पृथ्वी के दुश्मनों से हाथ मिलाने के बारे में सोचा। माया जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो पृथ्वी की जिंदगी में तूफान आ सकता है। ये चूना पत्थर तो खजाना है। जी चाहता है कि अभी जाकर अंबू को सब सच बता दूं, वो मुझे माला माल कर देगा। पर कमबख्त ये डर कि अगर पृथ्वी डूबा तो हम दोनों बहनें भी सड़क पर आ जाएंगी। अभी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हलाल करना ठीक नहीं होगा। गुस्से में माया के जहन में पृथ्वी को बर्बाद करने का ख्याल एक पल के लिए जरूर आया, मगर अगले ही पल उसे याद आया कि उसकी किस्मत भी पृथ्वी से ही जुड़ी हुई है, और पृथ्वी की बर्बादी यानी उसके खुद की बर्बादी। पृथ्वी और माया दोनों एक ही दुनिया से थे। अपनी खुद की बुरी हालत और पृथ्वी को मजे में देखकर माया को उस पर और गुस्सा आने लगा। किस्मत हो तो ऐसी, मैं यहाँ पत्थर तोड़ रही हूँ और ये राजा महाराजाओं की तरह अपनी बीवियों से खातिरदारी करवा रहा है। इसी पल सोहनी की आवाज भी पृथ्वी के कानों तक पहुंची। स्वामी, पानी उबल गया है। मैंने इसे थोड़ा ठंडा कर दिया है, इसलिए अब पीने के लिए बिल्कुल सही है। थोड़ा पानी पी लीजिए। पृथ्वी, जो अपनी आंखें बंद करके आराम फरमा रहा था, उसने सोहनी की आवाज तो सुनी, मगर उसे आंखें खोलने में आलस आने लगा। तब सोहनी चुपचाप उसकी तरफ झुकी और ये देख करके उसका मुंह थोड़ा खुला है। सोहनी ने जल्दी से वो टूटा हुआ पानी का कटोरा पृथ्वी के होठों से लगाया और थोड़ा सा झुका दिया। पृथ्वी ने पानी पीने के लिए हाथ तक नहीं उठाया, और जब उठा तो मनी मन सोचा, एक खूबसूरत लड़की के हाथों से इस तरह पानी पीकर ऐसा लगा जैसे मैंने अमृत पी लिया हो। 1 घंटे बाद पृथ्वी ने भट्टी के लिए पत्थरों को जमाना शुरू किया। उसने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। ये एक ऐसा काम था जिसे वो बेफिक्र होकर नहीं कर सकता था, और अगर वो कोशिश करना भी चाहता तो उसकी बीवियां उसे करने नहीं देती। उनके पास घर पर पहले से ही जलाऊ लकड़ी थी, इसलिए वो उन्हें भट्टी शुरू करने के लिए ले आया। एक बार जब सब कुछ जम गया तब वो वापस अपनी बीवियों के पास घर के अंदर चला गया। इस समय तक सोहनी रात का खाना बना चुकी थी। एक छोटे कटोरे में मिला जुला अनाज और एक बड़े बर्तन में दलिया लेकर वो पृथ्वी के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए कहने लगी, स्वामी, इसे थोड़ा खाकर देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा। सोहनी अपने घर पर सबसे अच्छी रसोइया थी, इसलिए उसने यहाँ खाना पकाने की जिम्मेदारी ले ली। दोपहर के खाने के उलट इस बार टूटी फूटी मेज पर बांस के कुछ हरे कटोरे रखे हुए थे। गौरी ने खुद उसी दोपहर उन्हें काटा था। अब हरे रंग के कटोरों में पृथ्वी के लिए अनाज और उसकी बीवियों के लिए दलिया रखा हुआ था। यह भेदभाव देखकर पृथ्वी ने हल्की सी नाराजगी के साथ अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अरे ये क्या बात हुई? हमने तो तय किया था ना कि हम सब एक जैसा खाना खाएंगे। हम सब मेहनत करके एक साथ पसीना बहा रहे हैं, तो खाने में ये फर्क क्यों? मुझे खास बनाने की कोशिश मत करो। इस पर साहिबा ने घबराते हुए तुरंत जवाब दिया, स्वामी, हमें ज्यादा भूख नहीं है, हम बस दलिया खा लेंगे, हमें इसकी आदत है। सच में आप हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। ये सुनकर पृथ्वी सभी को घूरता रहा, जिससे सभी घबरा गईं। मगर फिर पृथ्वी ने इत्मीनान से कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी सिर्फ दलिया ही देना। जब तक मेरी बीवियां भूखी रहेंगी तब तक ये राजाओं वाला खाना मुझे जहर जैसा लगेगा। अगर हम एक परिवार हैं तो थाली भी एक जैसी ही होगी। ये कहते हुए पृथ्वी ने उन सभी पर एक नजर डाली और संजीदगी से कहा, मैंने ये बात पहले भी कही थी और मैं एक बार फिर कह रहा हूं, एक बार जब तुम लोग मेरे इस घर में आ गई हो तो मेरे उसूल मानोगी, और हम सब इस मेज पर एक ही चीज खाएंगे, कोई भेदभाव नहीं, समझी? साहिबा थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर सभी ने पृथ्वी की बात मान ली और आखिरकार उन सभी ने एक जैसा ही खाना खाया। उसकी बीवियों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन पृथ्वी की दरियादिली उन्हें बहुत पसंद आई। रात के खाने के बाद साहिबा ने पृथ्वी से धीरे से पूछा, स्वामी, क्या हम कल भी पत्थर खोदना जारी रखेंगे? वो अभी भी परेशान थी। उसे यकीन नहीं था कि वो पत्थर सच में चूना पत्थर हो सकते हैं। साहिबा के सवाल पर ज्यादा न सोचते हुए पृथ्वी ने उसे जवाब दिया, हाँ साहिबा, हम सभी कल भी खुदाई जारी रखेंगे। इसके बाद पृथ्वी ने अपने सारे पैसे निकाले और साहिबा को दिखाते हुए आगे कहा, हम कल कुछ सामान खरीदने के लिए राज्य के बड़े बाजार जा रहे हैं। हमें नए बिस्तर चाहिए और तुम सभी के लिए 2-2 जोड़ी नए कपड़े खरीदेंगे। और हाँ, हमें गोश्त और सब्जियां भी तो चाहिए। हम हर दिन सिर्फ ये मोटा अनाज नहीं खा सकते ना। पृथ्वी ने सब कुछ सोच लिया और फिर साहिबा के चेहरे के एक्सप्रेशन पर गौर करते हुए पूछा, क्या हुआ साहिबा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? साहिबा ने थोड़ा घबराते हुए उससे पूछा, नहीं स्वामी, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो सोच रहे हैं वो सही है। बस मैं सोच रही थी कि फिलहाल आपकी कोई कमाई नहीं है और सर्दियों के दिनों में तो काम मिलना ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि पैसा खर्च करने की बजाय उसे कैसे बचाया जाए, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए।
लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो हम आपकी बीवियां खुद बाहर जाकर काम ढूंढ सकती हैं। हम गुजारा करने लायक कमा सकते हैं। साहिबा की ये बात सुनकर पृथ्वी हंस पड़ा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे अपनी बात पर यकीन दिलाया। साहिबा, तुम अब पैसों के लिए परेशान होना छोड़ दो। मेरे पास पैसे कमाने के और भी कई तरीके हैं। पृथ्वी की बीवियां एक दूसरे की शक्ल देखकर बेवजह मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। पृथ्वी को सब समझ आ गया कि वे सभी अभी भी घबराई हुई हैं। तब उसने फिर से एक बार उन्हें खुद पर यकीन दिलाने की कोशिश की। तुम सब शायद बाहर जल रही भट्टी और चूना पत्थर के बारे में भूल रही हो। अगर हमारी जमीन में निकला पत्थर चूना पत्थर निकला तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। अभी भी पृथ्वी को सभी उलझन में नजर आई। तब पृथ्वी ने अपनी इस बात के जरिए टॉपिक को ही क्लोज करने की कोशिश की। चलो अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो और सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। वो कमरे में अभी लेटा ही था कि उसने महसूस किया आज कमरे में काफी सन्नाटा था। कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा था। उसकी पांचों बीवियां सोई हुई थीं। पांचों में से साहिबा हिम्मत करके उठी और उसने धीमी आवाज में पृथ्वी से कहा, स्वामी, शायद आप भूल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के शादी के उसूलों के हिसाब से कल की रात हमारी शादी की सुहाग रात होगी। आप इस रात के लिए हम सब में से किसे चुनेंगे? अपनी सुहाग रात की बात सुनकर पृथ्वी हड़बड़ा गया। थोड़ी देर तक उसे कुछ भी समझ नहीं आया और फिर उसने जैसे तैसे हिचकिचाते हुए जवाब दिया, अब सब साहिबा, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। फिलहाल रात हो गई है, हम सभी सोते हैं। साहिबा अपनी बहनों के पास सोने चली गई और पृथ्वी ने आंखें बंद करते हुए मनी मन सोचा, हे ऊपर वाले, ये कितना मुश्किल फैसला है। मेरी तो पांचों बीवियां खूबसूरत है, मैं इनमें से किसे पसंद करूं? और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि मैं सभी को पूरी तरह से जानता भी नहीं हूं। पृथ्वी ने जैसे तैसे रात गुजारी। अगली सुबह उठकर उसने अपनी पांचों बीवियों को बाहों में भर लिया और गहरी खामोशी के बाद एक फैसला लिया। देखो, मुझे लगता है कि हमें सुहाग रात वाली रस्म में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले हम सभी को एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। पृथ्वी ने अपनी सभी बीवियों के दिल जीत लिए थे। सभी ने गहरी सांस ली और अपने अपने कामों में लग गई। वहीं साहिबा ने आगे बढ़कर पृथ्वी को एक सलाह दी। सुनिए स्वामी, जब हम बाजार जाएंगे तो थोड़ा सस्ता वाला अनाज खरीदेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से किसी भी अनाज को अच्छे से पकाया जाए तो उसका स्वाद अच्छा ही होता है। इस बात पर सभी सहमत हुए और फिर पृथ्वी के साथ बाजार जाने से पहले ही साहिबा ने चौंकाने वाली हिम्मत दिखाई। पृथ्वी कहीं ज्यादा पैसे ना खर्च कर दे, इसलिए उसने पैसों की थैली अपने हाथ में ले ली और ऐलान किया, स्वामी, ये थैली मैं आपके लिए संभाल कर रखूंगी ताकि फिजूल खर्ची ना हो। पृथ्वी भी अपनी इस नई नवेली छोटी सी खजांची बीबी को देखकर मुस्कुरा दिया। बाजार में खरीदारी के लिए पृथ्वी के साथ सिर्फ साहिबा ही गई। जब वो लोग बाजार के लिए निकले तो सड़क पर चलते हुए साहिबा का मुंह एक पल के लिए भी बंद नहीं हुआ। वो घर चलाने, बजट बनाने और बचत करने के बारे में बोलती रही। तब पृथ्वी ने मनी मन मुस्कुराते हुए सोचा, हे भगवान, क्या ये साहिबा सांस लेने के लिए भी रुकती है? अगर इसकी बातों से बिजली पैदा होती तो आज पूरा गांव रोशन हो गया होता। जब पिछले दिनों पृथ्वी ने उसके होठों को छुआ था, उसका एहसास अब भी उसके मन पर ताजा था। उसके दिमाग में एक शरारती ख्याल कौंधा। भले ही वो रिश्ते में अभी पूरी तरह से आगे नहीं बढ़े थे, मगर वो उसके साथ थोड़ी बहुत शरारत तो कर ही सकता था। इसी पल साहिबा का पैर एक पत्थर पर पड़ते ही डगमगाया और इसी वक्त पृथ्वी ने फुर्ती दिखाई। अरे जरा संभल कर साहिबा। उसने साहिबा को गिरने से पहले ही अपनी बाहों में ले लिया। पृथ्वी का हाथ साहिबा की पतली कमर पर लिपट गया और उसने उसे अपने गर्मजोशी भरे आगोश में खींच लिया। वो दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस करने लगे। साहिबा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने मनी मन खुद से कहा, अरे ये मेरे स्वामी, इनके स्पर्श से तो मैं मोम से पिघल जाती हूँ, पर यहाँ इस भरी सड़क पर अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? साहिबा ने धीरे से पृथ्वी के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे और अपने आप को उससे दूर कर दिया। पृथ्वी ने भी उसे छोड़ते हुए कहा, साहिबा, तुम ठीक तो हो ना? साहिबा ने शर्माते हुए हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और पृथ्वी ने मनी मन सोचा, अरे यार, ये साहिबा तो किसी दिन मेरी जान ही ले लेगी। इसमें क्या गजब का नशा है। पृथ्वी ने इस वक्त सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की घूरती हुई नजरों को महसूस किया और फिर खुद को संभालते हुए एक गहरी सांस ली और अपना गला साफ करते हुए कहा, साहिबा, हमें अनाज भी खरीदना है ना? हाँ स्वामी। अच्छा ये बताओ, क्या तुम पहले कभी इस बाजार में आई हो? हाँ, अक्सर माता पिता सामान लेने मुझे और वामिका को ही इस बाजार में भेज देते थे। इस पर पृथ्वी मुस्कुराया और फिर साहिबा के छोटे से कद को देखते हुए उसने मजाक किया, तुम दोनों लड़कियां इस बाजार में अकेली आती थी? क्या तुम्हें रास्ते के जंगल में जंगली जानवरों का डर नहीं लगता था? नहीं स्वामी,
वामिका बहुत बहादुर है। उसने तो हमारे पिताजी से शिकार करना भी सीखा है। उसके लिए जंगली जानवरों को संभालना बाएं हाथ का खेल है। वामिका के बारे में बात करते वक्त अचानक से पृथ्वी को याद आया कि जमीन पर खुदाई करते वक्त उसने वामिका की मजबूत मसल्स देखी थी। उसे वामिका की बाहों पर फैले वो हल्के चांदी जैसे निशानों की याद आ गई, जो असल में जख्म के निशान थे। पृथ्वी ने पहले मन ही मन सोचा, क्या मुझे साहिबा से वामिका के उस जख्म वाले राज के बारे में पूछना चाहिए? मगर अगले ही पल उसने बाद में पूछने के लिए छोड़ दिया और साहिबा से उसकी फैमिली के बारे में पूछा। अच्छा, एक बात पूछूं? वैसे तुम्हारे घर वाले तुमसे अच्छा बर्ताव तो करते थे ना? तुम्हारे चेहरे की खामोशी कभी कभी बहुत कुछ कह जाती है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जो इज्जत तुम्हें मेरे साथ मिलती है, क्या वो पहले भी मिलती थी? ये सुनकर साहिबा के मन में एक तूफान उठा, मगर फिर उसने अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया, घर में मुश्किलें तो बहुत थी, पर मेरी माँ हमसे बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। वो हमेशा पूरी कोशिश करती थी कि हम कभी भी भूखे ना सोएं। उनके हाथों की सूखी रोटी में जो स्वाद था, वो मुझे दुनिया के किसी भी लजीज खाने में नहीं मिलता। मुझे उनकी बहुत याद आती है। इस पर पृथ्वी ने मन ही मन सोचा, अजीब बात है, अगर इनकी माँ इनसे इतना अच्छा बर्ताव करती थी, तो फिर साहिबा की बहन वामिका को वो जख्म कैसे मिले? साहिबा का सच और वामिका के वो जख्म दोनों मेल नहीं खा रहे। इनके घर की दीवारों के पीछे कोई ऐसा गहरा राज है जो शायद साहिबा मुझसे छिपा रही है। इस बार पृथ्वी के सब्र का बांध टूट गया और उसने बिना देर किए साहिबा से तुरंत पूछा, साहिबा, अगर ऐसी बात है तो फिर वामिका के जिस्म पर वो जख्म कैसे आए जो मैंने देखे? देखो साहिबा, मुझसे नजरें मत चुराओ। कल खुदाई के वक्त वामिका के बाजू पर दिखे वो जख्म के निशान आज भी मेरी आंखों में चुभ रहे हैं। बताओ, वामिका को वो जख्म कैसे मिले? क्या तुम्हारी माँ वाकई वैसी थी जैसा तुम बता रही हो, या वो तुम दोनों बहनों को बेरहमी से मारा करती थी? सच क्या है? जैसे ही पृथ्वी ने उन तीनों बहनों की मां को शक के इरादे में लिया, साहिबा टूट गई और उसने अपनी मां की तरफदारी करनी शुरू कर दी। नहीं नहीं, हमारी मां ने हम बहनों पर कभी हाथ भी नहीं उठाया। मेरी मां ने 3 बेटियों को जन्म दिया, मुझे, सोहनी और हमारी छोटी बहन वामिका को। उन्हें कभी कोई बेटा नहीं हुआ, इसलिए मेरे पिता को इसकी सजा मिली। इस वजह से मेरी चाची और मेरा छोटा भाई अपना सारा गुस्सा हम पर निकालते थे। वो हमें मारते थे, हम पर चिल्लाते थे, चीखते थे। साहिबा के चेहरे पर दर्द और बेबसी देखकर पृथ्वी ने उसे आगे कुछ कहने से रोका और गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए मन में सोचा, जिस दिन वो कमीना मेरे हाथों में लग गया ना, मैं उसका वो हश्र करूंगा कि उसे अपने पैदा होने पर भी अफसोस होगा। वो दोनों आगे चलते रहे और साहिबा पृथ्वी को बाजार में त्रिपाठी अन्न भंडार पर ले आई और उसे उस दुकान के बारे में बताया। देखिए स्वामी, यह है त्रिपाठी अन्न भंडार। पूरे बाजार में इससे ऊंची और आलीशान इमारत आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये त्रिपाठी खानदान की साख है जो दूर से ही चमकती है। इस इमारत के दरवाजे के पास दुकान के कई सेल्समैन अपने ग्राहकों की तलाश में थे। तभी एक रईस आदमी दुकान की तरफ बढ़ा और तुरंत ही कई सेल्समैन उस पर ऐसे लपके जैसे शिकारी अपने शिकार पर लपकता है। एक सेल्समैन ने जल्दबाजी दिखाते हुए कहा, साहब बताइए, आप क्या खरीदना चाहते हैं? हमारी दुकान में आपको सब मिलेगा। अभी उस सेल्समैन ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि एक दूसरा सेल्समैन उस रईस को कन्विंस करने आ पहुंचा। हुजूर, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको हर चीज आला दर्जे की दिलवा दूंगा। रईस ग्राहक को देखकर हर सेल्समैन उसे अपना सामान बेचने की कोशिश में लग गया। जो सेल्समैन जितना ज्यादा माल बेचता, मालिक उसे उतना ज्यादा कमीशन देता। बस इसी वजह से हर सेल्समैन ग्राहक को अपने हाथ से सामान बेचने पर तुला था। वहीं पृथ्वी और साहिबा के सादे कपड़ों को देखकर ही सभी सेल्समैन को उनकी गरीबी समझ आ गई। उन्हें कोई भी सेल्समैन भाव नहीं दे रहा था। इस दुकान का मालिक अंदर कहीं बैठा था। तभी दुकान के एक सीनियर सेल्समैन की नजर उन दोनों पर गई और उसने दुकान की एक नई सेल्स वुमेन को उनके पास भेजा। लक्ष्मी, ये अच्छा मौका है, जाओ जरा उन दोनों को संभालो। अगर तुमने अपनी बातों से इन्हें कुछ बेच दिया तो समझो आज से ही मालिक तुम्हारी नौकरी पक्की कर देंगे। याद रहे, त्रिपाठियन भंडार में सिर्फ हुनरमंदों की जगह है। लक्ष्मी ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और उनके पास पहुंची। लक्ष्मी ने झिझकते हुए एक मुस्कान के साथ उनका वेलकम किया। स्वागत है आपका, आइए अंदर आइए। आज का दिन हमारे लिए भी खास है क्योंकि आप हमारे पहले ग्राहक जो ठहरे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्यों त्रिपाठी अन्न भंडार पूरे बाजार में मशहूर है। छोटे कद वाली लक्ष्मी की उम्र 15 या 16 साल से ज्यादा नहीं होगी। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। उसके वेलकम पर पृथ्वी और साहिबा ने भी जवाब में हल्की सी मुस्कान दी।
लक्ष्मी ने पेशेवर दिखने की पूरी कोशिश करते हुए उन्हें समझाना शुरू किया। आप सही जगह पर आए हैं। हमारे पास हर तरह का अनाज है। ऊंचे घरानों के लिए बढ़िया किस्म का अनाज, रोजमर्रा के लिए साधारण और सबसे सस्ता भी। आप अपनी पसंद देख लीजिए, हम आपको मायूस नहीं होने देंगे। उन दोनों को ये समझने में जरा भी देरी नहीं हुई कि ये सबसे सस्ता यानी सबसे घटिया अनाज की बात हो रही है। लक्ष्मी ने उन्हें आगे समझाना जारी रखा। सबसे सस्ता अनाज 400 तांबों के सिक्कों की एक टोकरी, साधारण 500 की एक, और बढ़िया अनाज 600 तांबों के सिक्कों की एक टोकरी के हिसाब से मिल रहा है। आप कौन सा लेना चाहेंगे? साहिबा ने धीमी आवाज में पृथ्वी को बताया। देखिए स्वामी, यहाँ कीमत तो ठीक ठाक लग रही है। फेरी वाले शायद इससे सस्ता दे दें, मगर वहाँ अनाज किस दर्जे का होगा इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। सभी की सेहत का सवाल है, और फेरी वाले कब खराब माल थमा दे कोई भरोसा नहीं। धोखे से तो अच्छा है कि हम यहीं से ले लें। पृथ्वी ने जवाब दिया। ठीक है साहिबा, हम यहाँ से बढ़िया वाला अनाज ही लेंगे। ये सुनकर साहिबा के चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आईं और उसने अपना इरादा बदलते हुए तुरंत लक्ष्मी को जवाब दिया। देखिए, हमने इस दुकान के बारे में बहुत सुना है, अब जरा माल की परख भी कर ले। हम तीनों किस्म का अनाज देखना चाहेंगे। लेकिन पृथ्वी का इरादा जानकर साहिबा का दिल बेचैन हो गया और उसने मन में सोचा, स्वामी, हिम्मत और हकीकत में बहुत फर्क होता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है। बढ़िया वाला अनाज तो हमारी पहुंच से बहुत बाहर है। साख की खातिर अपनी थाली खाली मत कीजिए, वही लीजिए जो हम चुका सके। साहिबा ने जब सबसे अच्छा अनाज नहीं मांगा तो लक्ष्मी के चेहरे पर मायूसी की एक झलक आई, जिसे उसने फौरन छिपा लिया और मनी मन सोचा, लगता है इन ग्राहकों के साथ भी मेरा सिर्फ वक्त ही बर्बाद होने वाला है। इनकी आंखों में भूख तो है पर जेब में सिक्के नहीं है। खैर, जो भी हो, ग्राहक तो भगवान होता है। अब देखते हैं कि ये भगवान मेरी नौकरी पक्की करते हैं या फिर मुझे सड़क पर ले आते हैं। यही सोचकर लक्ष्मी झूठी मुस्कान के साथ उनके पास पहुंची और उन्हें रास्ता दिखाने लगी। ठीक है, तो मैं आपको सब दिखा देती हूँ। इससे पहले कि लक्ष्मी ज्यादा दूर जा पाती, दरवाजे के पास खड़े कुछ सेल्समैन ने कानाफूसी करते हुए पृथ्वी को उसकी गरीबी के लिए बेइज्जत करना शुरू कर दिया। अरे लक्ष्मी, जिनके तन पर साबुत कपड़ा तक नहीं है, वो त्रिपाठियन भंडार का शाही अनाज क्या खरीदेंगे? तुम्हें ग्राहक और खैरात मांगने वालों में फर्क नहीं नजर आता? अगले ही पल दूसरे सेल्समैन ने भी उसकी बात पर अपनी सहमति जताई। अरे सही बोल रहा है भाई, ऐसे ग्राहक पूरी तरह से वक्त की बर्बादी हैं। उसे इनसे एक फूटी कौड़ी का भी फायदा नहीं मिलने वाला है। ये लोग बस अनाज को छूकर और भाव पूछ कर चले जाएंगे। उन सभी सेल्समैन के फुसफुसाने की आवाज से पृथ्वी के कान खड़े हो गए। पृथ्वी को मनी मन हंसी आ रही थी। वो बस इंतजार कर रहा था कि जब वो पैसे देगा तो इन लोगों के चेहरे कैसे होंगे। जल्द ही वो दोनों अनाज देखने के लिए सबसे सस्ते अनाज के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि वो ज्यादातर मोटा और बिना छिले दानों से भरा हुआ था, जिसमें धूल और कंकड़ भी मिले हुए थे। उसे देखकर पृथ्वी ने ना के इशारे में अपना सिर हिलाते हुए कहा, पेट की आग बुझाने के लिए इंसान पत्थर भी चबा ले, पर इसमें तो मिट्टी की सौंधी खुशबू भी नहीं है। यह अनाज खाना ऐसा होगा जैसे कागज के मोटे टुकड़े निकलना। इसमें ना जान है ना स्वाद, बस एक बेबसी का एहसास है। एक नजर सबसे सस्ते अनाज को देखने के बाद वो साधारण अनाज की ओर बढ़ गए। ये भी मोटा था, लेकिन उसमें गंदगी कम थी। पकाने के बाद इसका स्वाद घटिया अनाज से तो यकीनन बेहतर होता, मगर पृथ्वी को, जिसे अपने पिछले जीवन में सफेद चावल खाने की आदत थी, उसे ये भी किसी काम का नहीं लगा। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़कर आला दर्जे के अनाज की ओर बढ़ गए। लक्ष्मी का सब्र अब जवाब देने लगा था। इस बार लक्ष्मी ने बेरुखी से कहा, और ये हमारी दुकान का सबसे आला दर्जे का अनाज है। ये पूरी तरह से साफ किया हुआ है और इसकी कीमत 600 तांबे के सिक्के प्रति टोकरी है। पृथ्वी ने इस अनाज के कुछ दाने अपनी हथेली में लिए और सिर हिलाते हुए साहिबा से पूछा, साहिबा, तुम्हें यह अनाज कैसा लगा? पृथ्वी की ये बात दरवाजे पर खड़े एक सेल्समैन ने सुन ली और पृथ्वी की बेइज्जती करने की कोशिश की। लगता है ये मजाक कर रहा है। अरे भाई, अनाज की परख दानों से नहीं, पैसों की खनक से होती है। जेब में फूटी कौड़ी नहीं और बातें ऐसी जैसे पूरा बाजार खरीदने निकला हो। तभी एक और सेल्समैन ने हंसते हुए कहा, इसके कपड़े तो देखो जरा, फटे पुराने कपड़े पहने और बढ़िया अनाज के बारे में पूछ रहा है। शर्त लगा लो, इसके पास 500 से 600 तांबे के सिक्के भी नहीं होंगे। अरमान 7वें आसमान पर है और औकात जमीन के नीचे दबी हुई है। अगले पल तीसरे सेल्समैन ने अपनी होशियारी दिखाते हुए उन्हें ताना मारा। लगता है लक्ष्मी ने इसे बताया ही नहीं कि अच्छा माल एक आध सेर नहीं खरीद सकते, कम से कम पूरी टोकरी भर खरीदनी पड़ती है। ये दुकान ऊंचे लोगों के लिए है, उन फकीरों के लिए नहीं जो चुटकी भर अनाज के लिए घंटों बहस करते हैं। अपने पति का मजाक उड़ता देख साहिबा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कानाफूसी कर रहे सभी सेल्समैन को घूर कर देखा,
लेकिन क्योंकि उसने खुद सबसे सस्ता माल खरीदने का मन बनाया था, तो उसे लगा कि उसे किसी को भी कुछ कहने का कोई हक नहीं है। साहिबा दिखने में सुंदर थी और गुस्से से लाल हुए गालों ने उसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा दिए। सेल्समैन ने यह देखा और बेशर्मी से उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगे। एक सेल्समैन ने पृथ्वी पर ताना कसा, जो भी हो यार, लेकिन इस इंसान में हिम्मत तो है। दान में मिली लड़की को बड़ी शान से अपने साथ लेकर बाजार में घूम रहा है। लगता है कि इसे अपनी गरीबी छुपाने का हुनर नहीं आता, तभी तो अपनी लाचारी को गहना बनाकर दुनिया को दिखा रहा है। तभी एक दूसरे सेल्समैन ने भी ताना मारा, अभी जो महाचयन समारोह हुआ था उसी में मिली होगी। मुझे तो ये एकदम बेवकूफ लगता है जो ऐसे ही किसी दूसरे का बोझ अपने सिर पर लेकर भरे बाजार में घूम रहा है। पर मानना पड़ेगा, लड़की बड़ी कमाल की है। उन सभी सेल्समैन की भद्दी बातें सुनकर पृथ्वी का खून खौलने लगा। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक खुल गई। उसने अपनी जगह से हल्का सा हिलकर बड़ी ही चालाकी से साहिबा को उनकी गंदी घूरती नजरों से छिपाया। साहिबा समझ चुकी थी पृथ्वी किसी भी पल उन लोगों से भिड़ सकता है, इसलिए उसने पृथ्वी की आस्तीन खींची और धीमी आवाज में कहा, स्वामी, अनाज तो अच्छा है पर बहुत महंगा है, हम कहीं और से सस्ता अनाज खरीद लेते हैं। पृथ्वी ने जवाब दिया, अगर मेरी बीवी कह रही है कि अनाज अच्छा है तो हम यही खरीदेंगे। टोकरी भरो लक्ष्मी, क्योंकि आज फैसला सिक्कों ने नहीं, साहिबा की पारखी नजरों ने लिया है। उसकी आवाज इतनी ऊंची और साफ थी कि दुकान के हर कोने में आसानी से पहुंच गई। पृथ्वी ने अपनी इसी टोन को बरकरार रखते हुए आगे कहा, हम इस अच्छे अनाज की 6 टोकरी भर लेंगे। लक्ष्मी को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उसके जहन में पृथ्वी के शब्द गूंजे और वो हकलाने लगी, क्या सच में आप इस बढ़िया अनाज की 6 टोकरियां खरीदना चाहते हैं? लेकिन हम उधार नहीं देते। लक्ष्मी ने फिर से उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। उनके कपड़े काफी पुराने थे और उनका रंग उड़ा हुआ था, मगर साहिबा और पृथ्वी दोनों एक साथ काफी सुंदर लग रहे थे। लक्ष्मी को यकीन दिलाते हुए पृथ्वी ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी उधार की जरूरत पड़ेगी, बस कुछ टोकरी अनाज ही तो है। ये कहते हुए पृथ्वी ने अपनी थैली से तांबे के सिक्के निकाले। दूसरी तरफ लक्ष्मी सिक्कों को लेने के लिए आगे बढ़ी। उसका दिमाग घूमने लगा। आज उसकी नौकरी का सिर्फ दूसरा ही दिन था और उसने ऊंचे दर्जे के अनाज की 6 टोकरियां बेच दी। लक्ष्मी को यकीन भी नहीं हुआ, मगर जैसी उसकी उंगलियां सिक्कों को छूने लगी, पृथ्वी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसी पर लक्ष्मी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके पैर वहीं के वहीं जम गए। तब लक्ष्मी ने घबराते हुए कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? इस पल पृथ्वी ने लापरवाही से एक सिक्का हवा में उछालते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि वो लोग मेरी बीबी से माफी मांगे, वरना मैं ये सामान किसी और दुकान से खरीद लूंगा। तुम्हारी दुकान की साख इन चंद सिक्कों से नहीं, मेरे इस फैसले से गिरेगी। मुझे अपनी थाली में अन्न चाहिए, किसी का दिया हुआ अपमान नहीं। साहिबा, अगर इन बदतमीज लोगों ने माफी नहीं मांगी तो हम दूसरी दुकान पर जा रहे हैं। बाजार बड़ा है साहिबा, और ग्राहक की कद्र करने वाले भी बहुत हैं। जहां कद्र नहीं वहां सब्र कैसा। आज त्रिपाठी अन्न भंडार का अध्याय यहीं खत्म। चलो यहां से। पृथ्वी की इस बात पर उस दुकान के सभी सेल्समैन के चेहरों का रंग उड़ गया। वहीं साहिबा के मुंह से उलझन में सिर्फ इतना ही निकला, स्वामी, जैसा आपको ठीक लगे। पृथ्वी ने उसका हाथ थामा और मुड़ने लगा। उन्हें दुकान से बाहर जाता देख लक्ष्मी के हाथ पांव फूल गए और वो फुर्ती से पृथ्वी के सामने आ खड़ी हुई। अरे रुकिए, आप मेहरबानी करके जरा रुकिए, वो लोग तो बस। लक्ष्मी की बात अधूरी रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो उनका बचाव कैसे करे। वो जानती थी कि बाकी सभी सेल्समैन गलत थे। उन्होंने पृथ्वी और साहिबा की बेइज्जती की थी। अगर उसके मालिक को यह बात पता चल जाती तो कई लोगों की नौकरी जा सकती थी। तब लक्ष्मी ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए उन सभी सेल्समैन से गुस्से में कहा, उनसे अभी की अभी माफी मांगो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये बात मालिक को बता दूंगी, और फिर शायद वो तुम सभी को नौकरी से निकालकर यहां से बाहर फेंक देंगे। लक्ष्मी की धमकी भरी चेतावनी असर कर गई। दुकान मालिक के गुस्से का ख्याल आते ही सभी के चेहरों का रंग फीका पड़ गया। जिन सेल्समैन ने उन दोनों से बदतमीजी की थी उन्हें अपनी गलती का पछतावा होने लगा। साथ ही कोई भी अपने मालिक के गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहता था। उन्होंने नाराजगी में दांत पीसते हुए अपना घमंड निगला और बेमन से माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दीजिए साहब, हमसे बड़ी गलती हो गई। हम भूल गए थे कि ग्राहक भगवान होता है। हमें आपके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पृथ्वी ने कहा, तुम लोगों की हरकत तो ऐसी थी कि तुम्हारे मालिक से कहकर तुम्हें एक झटके में निकलवा देना चाहिए। औरतों के बारे में बुरा भला बोलने वालों से मुझे सख्त नफरत है, पर मैं जानता हूं कि अगर ये नौकरी चली गई तो तुम लोग भूखे मर जाओगे। आगे से लोगों को उनके कपड़ों से मत आंकना, और किसी औरत से बदतमीजी करने का ख्याल भी आया तो मेरा चेहरा याद कर लेना।
पृथ्वी का साहस देखकर साहिबा फूली नहीं समाई। उसने सोचा, स्वामी कितने बहादुर और स्वाभिमानी हैं। इन्होंने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि मेरी इज्जत के लिए भी आवाज उठाई। हो ना हो, जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ भले अच्छे काम किए होंगे जो मुझे ऐसा पति मिला। पृथ्वी ने मुस्कुराते हुए साहिबा की तरफ देखा और लक्ष्मी की तरफ सिक्के बढ़ा दिए। लक्ष्मी ने भी हल्की मुस्कान के साथ सिक्के झपटते हुए कहा, आप दोनों बस थोड़ी देर रुकिए, मैं आपका अनाज तुरंत टोकरियों में भरवा देती हूँ। वो अनाज की बोरियां लेने के लिए फुर्ती से भाग गई। दूसरे सेल्समैन वहीं हक्के बक्के खड़े रह गए और एक सेल्समैन नाराजगी और अफसोस के साथ फुसफुसाया, इस कंगाल दिखने वाले इंसान के पास इतना पैसा कहां से आया? इतने बढ़िया अनाज की 6 टोकरियां। बहुत अच्छा ग्राहक हमारे हाथ से छूट गया। इतना माल तो हम लोग शायद एक हफ्ते में भी नहीं बेच पाएंगे। बाजार में ऐसी बड़ी दुकानों पर कई सेल्समैन काम करते थे जहां बड़े ग्राहकों को हमेशा ऐसे ही सेल्समैन हड़प लेते थे और बाकी लक्ष्मी जैसे नए लोगों को सिर्फ बचे खुचे ग्राहक ही मिल पाते थे। लेकिन आज उन लोगों के मुंह पर पछतावे की लहर आ गई। उनके चेहरे बेइज्जती और अफसोस से फीके पड़ गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि जिस इंसान का वो लोग अभी अभी मजाक उड़ा रहे थे वो इतना बड़ा ग्राहक निकलेगा। तभी एक दूसरे सेल्समैन ने फुसफुसाया, मुझे लगता है कि ये इंसान अमीर और रसूखदार परिवार से होगा। ऐसे लोगों से दुश्मनी मोल लेना मतलब सीधे सीधे मुसीबत को दावत देने के बराबर है। शायद इन्होंने जानबूझकर सादे कपड़े पहने थे ताकि किसी की नजर में ना आए। इन सेल्समैन को कई सालों की नौकरी ने घमंडी तो बना दिया था, लेकिन आज उन्हें यह भी सबक मिला कि मौके की नजाकत और इंसान की औकात को कैसे समझना है। उनमें से एक फुर्तीले सेल्समैन ने आगे बढ़ते हुए पृथ्वी से कहा, साहब आपको कहाँ जाना है? मैं आपका अनाज गाड़ी में रखवाने में मदद कर देता हूँ। ये कहकर वो दौड़कर उनके पास पहुंचा। वो अपने चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान ले आया और उनके आगे सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसकी ये चापलूसी देखकर पृथ्वी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मनी मन सोचा, थोड़ी देर पहले तो ये सेल्समैन हमारा बहुत मजाक उड़ा रहा था और अब देखो कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा है। ये बात तो दोनों दुनियाओं में ही एक जैसी है। अमीरी देखकर लोग अपना बर्ताव बदल लेते हैं, जैसे मानो तमीज सिर्फ पैसे वालों को ही दिखानी चाहिए। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना, सारे तौर तरीके बदल दूंगा। तभी कुछ और सेल्समैन भी उसी बनावटी मुस्कान के साथ आगे बढ़े। उनमें से एक सेल्समैन ने पृथ्वी से पूछा, साहब क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? अब तो जैसे पृथ्वी की मदद करने की उन सेल्समैन में होड़ सी लग गई थी। सालों के एक्सपीरियंस के साथ वो लक्ष्मी से कहीं ज्यादा तेजी से काम कर रहे थे। थोड़ी देर में अनाज की सभी 6 टोकरियां उन्होंने गाड़ी पर लाद दी। पृथ्वी ने साहिबा की ओर मुड़ते हुए कहा, साहिबा अनाज की 6 टोकरियां यानी लगभग 720 किलो अनाज। ये इतना ज्यादा है कि हमें एक बैलगाड़ी किराए पर लेनी पड़ेगी। ऐसा करते हैं, हम अभी के लिए इसे यहीं छोड़ देते हैं, मैं बाद में इसके लिए वापस आ जाऊंगा। तभी एक सेल्समैन ने उन्हें मशवरा दिया, अरे नहीं साहब, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले ही पल लक्ष्मी ने एक मुस्कान के साथ उसकी बात को आगे बढ़ाया, हाँ साहब, दरअसल हमारे यहाँ अभी एक खास छूट चल रही है। अगर आप 5 टोकरी भर अच्छा वाला अनाज खरीदते हैं तो हम इसे आपके घर तक मुफ्त में पहुंचा देंगे। बस आप मुझे अपना नाम और पता बता दीजिए और मैं इसे तुरंत भिजवा दूंगी। घर तक अनाज पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी होगी, आप बस हुक्म दीजिए। ये सुनकर पृथ्वी का चेहरा खिल उठा और उसने मनी मन सोचा, अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। जो लोग हमें बोझ समझ रहे थे अब वही लोग हमारा बोझ उठाकर घर तक छोड़ने आएंगे। और फिर पृथ्वी ने लक्ष्मी से कहा, ये तो बहुत बढ़िया है, वैसे आपका नाम क्या है? अगली बार जब मुझे अनाज की जरूरत होगी तो मैं आपके पास ही आऊंगा। ये सुनकर लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुश होकर दुकान मालिक को बताने के लिए दौड़ी। एक पल बाद जब वो वापस लौटी तो उसके हाथ में कपड़े का एक छोटा सा थैला था और उसकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा बड़ी थी। लक्ष्मी ने अपनी उसी मुस्कान को बरकरार रखते हुए कहा, साहब आप मुझे लक्ष्मी कह सकते हैं और मेरे मालिक ने कहा है कि ये छोटा सा तोहफा आपको दे दिया जाए। ये हमारी तरफ से आपके लिए। त्रिपाठी अन्न भंडार में कदरदानों की कमी नहीं है। बस आज मालिक ने खुद अपनी पसंद आप तक पहुंचाई है। पृथ्वी ने थैले पर नजर डाली। वो लगभग 20 किलो का लग रहा था। वाकई में एक अच्छा तोहफा था। पृथ्वी ने उसे मुस्कुराते हुए ले लिया। दुकान से बाहर आते ही साहिबा ने मुंह फुलाते हुए कहा, स्वामी आपने बहुत जल्दबाजी कर दी, इतना पैसा खर्च कर दिया, अब हमारे लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पेट पर पत्थर बांध कर रहना पड़ेगा। इज्जत की रोटी तो मिल गई, पर अब इस रोटी को चबाने की हिम्मत कहाँ से लाएंगे जब घर में दिया जलाने के लिए भी तेल नहीं बचेगा। अब साहिबा की परेशानी उस पर हावी होने लगी, जिसे उसने पृथ्वी के सामने जाहिर कर ही दिया। अगर हमने अच्छे वाले आला दर्जे के अनाज की 6 टोकरियां लेने के बजाय सस्ता वाला खरीदा होता तो हम 2 और टोकरियां ले सकते थे। इससे हमारे परिवार के लिए लंबे समय के लिए काफी अनाज होता।
अब हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं। क्या ये महंगा स्वाद हमें कल की भूख से बचा पाएगा? साहिबा के चेहरे पर परेशानी देखकर पृथ्वी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। पृथ्वी ने साहिबा को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं पैसा कमाने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ निकालूंगा। अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो देखना हमारी जमीन पर चूना पत्थर की खदान निकलेगी। मगर तुम परेशान क्यों हो रही हो? गरीबी का दौर खत्म होने वाला है साहिबा, बस उस मिट्टी पर भरोसा रखो। अपनी बात पूरी करते हुए पृथ्वी ने एक्साइटमेंट में साहिबा के गालों को छुआ। साहिबा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और फिर साहिबा ने धीमी आवाज में कहा, मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि अभी तक हमें यह भी तो पक्का नहीं पता कि वो चूना पत्थर की खदान ही है, और अगर है भी तो उसे खोदने और तैयार करने में बहुत समय लगेगा। इसके अलावा हमें यह भी तो नहीं पता कि हम उसे बेचेंगे कहाँ। पृथ्वी ने समझाते हुए कहा, साहिबा मैं जानता हूं कि अगर हमारी जमीन में से किस्मत से चूना पत्थर की खदान निकली तो भी खरीदार ढूंढने की सबसे बड़ी परेशानी होगी, जिसके बारे में अभी मैं भी नहीं जानता कि मुझे वो कहाँ से मिलेंगे। मगर तुम कम से कम अब पैसे की चिंता तो मत ही करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगर सब कुछ सही गया तो हम खरीदार भी ढूंढ ही लेंगे। याद रखो, जब प्यास लगती है तो कुआं खोदने वाले को रास्ता भी मिल ही जाता है। बस अपनी दुआएं मेरे साथ रखो, बाकी दुनिया से मैं निपट लूंगा। अपनी इस बात के जरिए पृथ्वी ने साहिबा को भरोसा दिलाया ताकि उसके चेहरे पर दिख रही परेशानी को वो कम कर पाए। और फिर उस खजाने के बारे में मनी मन सोचने लगा, शायद माया के अलावा मेरी किसी भी बीवी को चूना पत्थर की वैल्यू ठीक से मालूम नहीं है। इसकी कीमत बाजार में उतनी है जितनी कि यहाँ के बढ़िया अनाज की। लोग इसे सिर्फ पत्थर समझते हैं, पर मेरी नज़र में ये तो सफ़ेद सोना है जो हमारी तकदीर बदल देगा। आज हम दाने दाने को मोहताज दिख रहे हैं, पर कल यही पत्थर हमें महलों का मालिक बनाएगा। पृथ्वी ने कॉन्फिडेंटली अपनी बात साहिबा के सामने रखी और फिर धीरे से उसकी जुल्फों को सहलाकर उसके कान में फुसफुसाया, अब से तुम अच्छे खान पान पर ध्यान दो और अपनी सेहत पर भी। ये कहकर पृथ्वी थोड़ा मुस्कुराया और शरारती अंदाज में अपनी बात को आगे बढ़ाया, और अगर फिर तुम्हारे पास वक्त बचता हो तो तुम मेरा ख्याल रख सकती हो, मुझे 2-4 बच्चे दे सकती हो। बच्चों की बात सुनकर साहिबा शर्मा गई और फिर उससे नजरें चुराने लगी। वहीं पृथ्वी ने मनी मन सोचा, आखिर मैं 21वीं सदी से यहाँ आया हूं, मेरे लिए पैसे कमाना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। आज की तंगी बस कुछ दिनों की मेहमान है, कल मैं यहाँ का इतिहास ही बदल दूंगा। पृथ्वी ने फिर से साहिबा की जुल्फें संवारनी शुरू की, जिससे उसका चेहरा और भी लाल हो गया। पृथ्वी के फुसफुसाए हुए लफ्जों से उसके जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ गई। साहिबा को अपने घुटने कमजोर महसूस होने लगे। तभी अचानक पृथ्वी ने उसकी पतली कमर को घेर लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। साहिबा शर्म से पानी पानी होने लगी। अपनी शर्माई हुई बीवी को देखकर पृथ्वी ने दिल ही दिल में सोचा, साहिबा वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। ना चाहते हुए भी मैं बार बार इसकी ओर खींचा चला जाता हूँ और मेरा हाथ इसकी पतली कमर पर। इस समय पृथ्वी और साहिबा दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो एक दूसरे के और करीब आते, इससे पहले एक तेज और जहरीली आवाज ने उन दोनों का ध्यान तोड़ा। अरे वाह, गजब, देखो तो जरा कौन है यहाँ? वो लड़की जिसे पूरे समारोह में किसी ने भी नहीं चुना, जिसे सभी ने ठुकरा दिया था, वो यहाँ है। ये जहरीले शब्द सुनकर पृथ्वी ने आवाज के डायरेक्शन में अपनी नजरें घुमाई, जहां से एक जवान शख्स खड़ा नजर आया। जैसे ही साहिबा ने उसे देखा, उसके चेहरे पर डर की परछाई छा गई और वो सहम कर पृथ्वी के और करीब आ गई। उसे इस तरह डरा घबराता हुआ देखकर उस शख्स के चेहरे पर शातिर हंसी आ गई। उस शख्स ने अपनी इसी हंसी को बरकरार रखते हुए साहिबा को कुछ याद दिलाया। क्या बात है, लगता है बहुत दिनों से मार नहीं पड़ी, तो पहचान नहीं रही है। लगता है कि फिर से सब कुछ याद दिलाना पड़ेगा। तुम्हारी ये उड़ान बहुत ज्यादा ऊंची हो गई है, इसे जमीन पर कैसे लाना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। जब फिर से तेरी चमड़ी उधेड़ूंगा तब तुझे सब याद आ जाएगा कि मैं कौन हूं। और ये जो नया मददगार ढूंढ कर लाई है, क्या तुझे लगता है कि चिकना तुझे मुझसे बचा लेगा? पहचान मुझे पहचान नहीं रही है। लगता है तेरी परवरिश में घर वालों का लगाया सारा पैसा बर्बाद हो गया, वरना तू अपनी हद कभी नहीं भूलती। उस बदतमीज शख्स के मुंह से बकवास सुनकर पृथ्वी की आंखों में खून उतर आया, मगर फिर उसने अपने आप को संभालते हुए साहिबा को सवालिया नजरों से देखा और उसके मुंह से शर्मिंदगी में सिर्फ इतना ही निकला, बाला मेरा छोटा भाई। उसकी पहचान पता चलते ही पृथ्वी ने उस शख्स को फिर से देखा और उसे साहिबा से मिलती जुलती एक अजीब बिगड़ी हुई शक्ल दिखाई दी। इधर बाला ने बेशर्मी से अपनी बकवास जारी रखी। पिताजी ने तुम्हें लाड प्यार में काफी बिगाड़ दिया था, उन्होंने तुम्हारी हर जिद पूरी करी,
और यही वजह है कि तुम्हारे इतने पर निकल आए। अगर उनकी जगह मैं होता ना तो तुम पर अपना पैसा कभी बर्बाद ही नहीं करता। परवरिश में सख्ती होती तो आज तुम मेरे सामने आंख उठाकर बात करने की जरूरत नहीं करती। पृथ्वी ने बाला की इस बकवास को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और साहिबा को देखते हुए उससे पूछा, क्या ये हमेशा ऐसे ही बकवास करता है? औरत पर हाथ उठाना और उसे नीचा दिखाना ही अगर इसकी मर्दानगी है तो लानत है ऐसी परवरिश पर। साहिबा कुछ पल के लिए झिझकी और फिर धीमी आवाज में बोली, ये हमेशा से ही हम सभी बहनों के साथ बुरा बर्ताव करता आया है, लेकिन अब मैं इससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। जो हो गया सो हो गया, चलो यहाँ से चलते हैं। मैंने बहुत कोशिश की इसे समझाने की, पर यह पत्थर कभी इंसान नहीं बन सकता। साहिबा अपने बिगड़ैल आवारा भाई की वजह से पृथ्वी के लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने पृथ्वी को खींचकर बाला से दूर ले जाने की कोशिश की, मगर पृथ्वी एक दो बार खींचने के बाद भी टस से मस नहीं हुआ। इसके बजाय उसने साहिबा को वापस अपनी बाहों में खींच लिया। इस अचानक हरकत से साहिबा की सांस अटक गई और उसने मनी मन सोचा, कहीं स्वामी और बाला के बीच में कोई बड़ी अनबन ना हो जाए। वैसे भी स्वामी को अपनी बराबरी में कोई खड़ा पसंद नहीं और बाला अब दबने वालों में से नहीं है। साहिबा का भाई बाला उन लोगों के ठीक सामने खड़ा था और वो लोग घर की तरफ जाते हुए भीड़ भाड़ वाली सड़क के बीच में थे। पृथ्वी को बेखौफ देखकर बाला का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो इतनी देर से बोल रहा था और वो दोनों वहां खड़े होकर इश्क लड़ा रहे थे। बाला ने पृथ्वी को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके घिसे पिटे पुराने कपड़ों और दुबले पतले शरीर पर नजर डाली। ये सोचकर कि वो उसे आसानी से हरा सकता है, उसने बड़ी दिलेरी से कहा, हाँ तो क्या कर लेगा तुम? इसका मसीहा बनेगा क्या? अपनी औकात से बाहर पैर मत निकाल चिकने, वरना ये पैर ना फिर कभी चलने लायक नहीं रहेंगे। मसीहा बनने का शौक अक्सर कब्र तक ले जाता है। अगर तुझे लगता है कि तू इसे मेरे चंगुल से छुड़ा लेगा तो ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। यहाँ मेरा कानून चलता है और मेरा कानून कहता है कि जो बीच में आता है वो कुचला जाता है। बाला के बारे में जानकर पृथ्वी के मुंह से एक ऐसा शब्द निकला जिसका इस्तेमाल अमूमन लोग गाली की तरह करते हैं। अपने लिए पृथ्वी के मुंह से वो शब्द सुनकर अचानक से बाला का कॉन्फिडेंस डगमगा गया और उसका चेहरा काला पड़ गया। उसके माथे पर सलवटें उभर आई। तब बाला ने पृथ्वी को घूरते हुए कहा, क्या कहा तूने अभी? तूने मुझे भी कुत्ता कहा ना? लगता है तुझे पालतू और शिकारी का फर्क नहीं पता। कुत्ता तो वफादार होता है, लेकिन मैं वो भेड़िया हूं जो शिकार करने से पहले इजाजत नहीं मांगता। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, और तूने मुझे गाली दी। बाला की आवाज ऊंची हो गई। उसकी आंखों में पृथ्वी के लिए गुस्सा उभर आया और उसने उसी गुस्से में अपना सवाल फिर से दोहराया, क्या कहा तूने अभी? चल एक बार फिर से बोल। तूने अभी मुझे जो कहा फिर से बोल। अपने बाप की इकलौती औलाद होने की वजह से बाला बहुत बिगड़ा हुआ था। उसे ऐसा लगता था कि ये पूरी दुनिया उसके बाप की जागीर है और वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता था। मगर आज उसने पहली बार किसी के मुंह से अपने लिए कुत्ता सुना था, अपने लिए एक गाली सुनी। ये गाली सीधे उसके कानों से होते हुए उसके दिल में जा उतरी, जिसने उसके अहंकार को ठेस पहुंचाई। वो इस गाली को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपने कदम पृथ्वी की तरफ बढ़ाए। उसकी ऊंची कदकाठी, चौड़े कंधे और मजबूत मांसपेशियां उसके ताकतवर शरीर की गवाही दे रही थीं। इस शरीर के साथ बाला किसी जंगली जानवर से कम नहीं दिखाई दे रहा था। सालों के जंगल के शिकार ने बाला की मांसपेशियों को पत्थर जैसा सख्त बना दिया था, जो किसी को भी डराने के लिए काफी था। हालांकि पृथ्वी का ध्यान बाला के गुस्से पर नहीं, बल्कि उसके ठीक पीछे सड़क पर गश्त लगा रहे वर्दीधारी नगर रक्षकों पर था। उन्हें देखते ही पृथ्वी की आंखों में एक चमक आई और उसके शातिर दिमाग में बिजली की रफ्तार से ख्याल दौड़ गया। उसने बिना एक पल गवाए अपनी पूरी ताकत समेटी और एक जोरदार घूंसा गुस्से से चीखते हुए सीधा बाला के पेट पर जड़ दिया। ये ले कमीने! बाला के मुंह से एक दर्द भरी आह निकली। पृथ्वी का ये घूंसा, जो दिखने में तो बिल्कुल आम था, मगर इस घूंसे में पृथ्वी ने अपनी पूरी ताकत डाल दी थी। घूंसे के जोर से बाला की आंखें हैरत से फैल गईं। उसका सिर भन्ना गया और वो लड़खड़ाते हुए अपने 2-4 कदम पीछे सरक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि क्या हुआ है। एक तेज चुभने वाला दर्द उसके पूरे बदन में फैल गया और उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। बाला दर्द से कराहते हुए अपना पेट पकड़कर वहीं जमीन पर झुक गया। भले ही पृथ्वी दिखने में बाला से छोटा और कमजोर हो, मगर इतने करीब से मारा गया घूंसा बहुत जोरदार था। इससे भी बुरी बात यह थी कि बाला को इस हमले की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो पूरी तरह से बेखबर था, इसलिए उसे घूंसे का पूरा जोर झेलना पड़ा। बाला पूरी तरह से हक्का बक्का होकर पृथ्वी को गुस्से से घूरने लगा। बाला के अंदर का गुस्सा लावा बनकर बाहर निकला। इस कंगले फटेहाल साले की इतनी हिम्मत! इसने बीच बाजार में भरी सड़क पर
सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया। अब तो ये गया काम से। अब इसके फरिश्ते भी इसे मुझसे नहीं बचा सकते। जो हाथ मुझ पर उठाए ना, आज मैं उसे जड़ से काट दूंगा। रुक साले। बाला के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। वो अपनी जिंदगी में कभी किसी लड़ाई से पीछे नहीं हटा था। उसने अपने हाथ भींचकर मुट्ठियां बना ली। उसकी आंखों में खून उतर आया। जैसे उसका हथौड़े जैसा मुक्का हवा में उठा, इसी पल उसकी नजर सामने खड़े नगर रक्षकों पर पड़ी और वो हवा में ही जम गया। नगर रक्षकों को देखकर बाला के मुंह से सिर्फ इतना निकला, साले, ये नगर रक्षक यहाँ अचानक कैसे आ गए? आज इन्होंने तुझे मेरे हाथों से मरने से बचा लिया। जा, जी ले अपनी आखिरी चंद सांसें। ये वर्दी वाले सिर्फ आज के लिए तेरी ढाल बने, कल तू फिर मेरा ही शिकार होगा। किस्मत अच्छी है तेरी जो कानून बीच में आ गया, पर याद रखना, कानून की नजर हर जगह नहीं होती। अगली बार जब हम मिलेंगे ना, तो कोई पहरेदार मौजूद नहीं होगा। बाला जानता था कि नगर रक्षकों के सामने किसी पर हमला करना उनकी सत्ता को सीधी चुनौती देने जैसा है। एक ऐसा काम जिसके लिए उसे सीधे न्यायाधीश के सामने पेश किया जा सकता था और शायद सरेआम कोड़े भी पड़ सकते थे। बाला ने अपने गुस्से को रोका और अपने दांत पीसते हुए धीमे से फुसफुसाया, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अगर ये नगर रक्षक यहाँ पर दिखाई नहीं देते ना, तो तू तो गया था। अब बस तू देख बेटा, तूने दिन दहाड़े मुझ पर हाथ उठाया ना, अब तो तू गया काम से। अब इस शहर की कोई भी दीवार तुझे मेरी पहुंच से दूर नहीं रख पाएगी। तुझे अपनी इस गलती की कीमत अपनी आखिरी सांस से चुकानी होगी। बेबस बाला के गुस्से को देखकर पृथ्वी ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, तू रुक जरा और अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अभी तक तूने सिर्फ मेरा गुस्सा देखा था, अब तू मेरा खेल देखेगा। ऐसी चोट दूंगा कि जख्म शरीर पर नहीं, तेरी रूह पर ताउम्र रहेगा। पृथ्वी ने तिरछी नजर करके नगर रक्षकों को देखा और जैसी नगर रक्षक उनके बिल्कुल करीब पहुंचे, पृथ्वी का तमाशा शुरू हो गया। वो जोर से चीखा और लड़खड़ाते हुए अपना पेट पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसे बहुत तेज दर्द हो रहा हो। पृथ्वी को इस तरह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिरता देखकर एक नगर रक्षक ने कड़क आवाज में उससे पूछा, अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम लोग जानते हो ना कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करना मना है। तब मुंह से बिना कुछ कहे पृथ्वी ने जमीन पर पड़े पड़े ही कांपती हुई उंगली से बाला की ओर इशारा किया और दर्द से तड़पते हुए हाँफ कर कहा, साहब, इसने झगड़ा शुरू किया। ये राह चलते मुझसे लड़ाई कर रहा है। मैंने बस इसे रास्ते से हटने के लिए कहा और इसके जवाब में इसने मुझे पेट में मुक्का मार दिया। साहब, अगर आप नहीं आते तो ये आज मेरा कत्ल ही कर देता। देखे मेरी हालत, क्या शरीफों को इस भरे बाजार में ऐसे ही मारा जाएगा? क्या यहाँ कानून का राज खत्म हो गया? पृथ्वी ने उन नगर रक्षकों के सामने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की। उसकी आवाज को सुनकर ही लग रहा था कि उसकी बहुत पिटाई हुई है। वो रुक रुक कर सांस ले रहा था और हर शब्द बोलने में उसे बहुत दर्द हो रहा था। पृथ्वी का ये ड्रामा देखकर बाला पूरी तरह से उलझन में पड़ गया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा था। बाला के मुंह से हैरानी में सिर्फ इतना निकला, ये क्या नाटक कर रहा है? घुसा तो उसने मुझे पेट में मारा है और खुद पेट पकड़कर जमीन पर लेट गया। साला नौटंकी। पृथ्वी को दर्द से तड़पता हुआ देखकर नगर रक्षकों के कप्तान ने बाला और पृथ्वी को एक नजर देखा और सारे वाकये का मनी मन अंदाजा लगाया। एक तरफ ये दैत्यकार शरीर वाला इंसान और दूसरी तरफ ये जमीन पर पड़ा एक दुबला पतला दर्द से कराता हुआ लड़का। इन दोनों को देखकर मामला साफ है। ये ताकतवर गुंडा एक छोटे कमजोर आदमी पर सरेआम रौब जमा रहा होगा। आज इसने इसे मारा है, कल किसी और को मारेगा। इसे अभी के अभी ले जाओ यहां से। नगर रक्षकों, इसे बेड़ियां डालो। ऐसे लोगों का ठिकाना बाजार नहीं, काल कोठरी है। नगर रक्षकों के होते हुए भरे बाजार में ऐसी लड़ाई होना उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा था। कप्तान ने बाला की ओर उंगली से इशारा करते हुए हुक्म दिया, तुम अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो, कमजोर लोगों को राह चलते डराते हो। तुम मेरे साथ न्यायाधीश की अदालत चलोगे, वहीं तुम्हारा फैसला होगा। कप्तान के इतना कहते ही कई नगर रक्षक तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने बाला को चारों तरफ से घेर लिया। अब जाकर बाला को समझ में आने लगा कि पृथ्वी ने उसके साथ क्या शातिराना खेल खेला था। बाला ने गुस्से में मनी मन खुद से कहा, साला ये पिद्दी सा बदमाश मुझे बाला को फंसाने की कोशिश कर रहा है। लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा है, पर मेरी आंखों में तेरी मौत का मंजर है। साले, तूने मेरे साथ बहुत गंदा खेल खेला है, तुझे बाद में इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। याद रखना, बाला हारता नहीं, बस इंतजार करता है। ये खेल तूने शुरू किया है, पर खत्म मैं यानी बाला करेगा। कप्तान साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। यहां पर जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। असल में तो इसने मुझे मारा है।
अरे ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे नहीं मारा। बाला ने नगर रक्षकों के कप्तान के सामने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। इसी पल बाला के पेट में उठा हल्का दर्द अब एक तेज टीस में बदल गया। इसी दर्द से बाला को पृथ्वी का घूंसा याद आया। जब बाला ने पृथ्वी की ओर देखा तो वो दंग रह गया। पृथ्वी अब भी जमीन पर पड़े हुए दर्द से कराने की एक्टिंग करते हुए जोर जोर से सांसें ले रहा था। पृथ्वी ने अपनी तेज सांसों को बरकरार रखते हुए कहा, कप्तान साहब, आप इसे देखिए और फिर मुझे देखिए। भला मैं इस जानवर जैसे शरीर वाले इंसान को कैसे मार सकता हूँ? पृथ्वी ने उठने का ऐसा नाटक किया जैसे उसकी कमर ही टूट गई हो, मगर फिर एक दर्द भरी आंख के साथ वो वापस जमीन पर गिर पड़ा। उसने नगर रक्षकों के सामने बेबसी और दर्द से तड़पता हुआ चेहरा बनाते हुए कहा, कप्तान साहब, मैं भला इनके जैसे आदमी को कैसे मार सकता हूँ? जरा इनका डील डॉल तो देखिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं कसम खाता हूँ मैंने इन्हें हाथ तक नहीं लगाया। मैं तो बस इंसाफ चाहता हूँ कप्तान साहब। पृथ्वी की इस बात ने कप्तान के मन में सब कुछ साफ कर दिया। उसने बिना किसी झिझक के हाथ से एक तेज इशारा करते हुए अपने नगर रक्षक सैनिकों को हुक्म दिया, इस बेबस इंसान की मदद करो और इस सांड को अपने साथ ले चलो। इसे अदालत में न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा। बाला अपने साथ हुई इस नाइंसाफी को देखकर गुस्से से चिल्लाने लगा, अरे नहीं नहीं कप्तान साहब, ये झूठ बोल रहा है। सच में इसने ही मुझे मारा है। बाला भले ही लाख चिल्लाता रहा, मगर पृथ्वी की एक्टिंग का नगर रक्षकों पर कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने बाला की एक बात नहीं मानी। और जब बाला खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए हाथ पैर मारने लगा तो कप्तान ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए सख्ती दिखाई। बस, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खड़ा रह। तुझे क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? वो जमीन पर पड़ा मरियल लड़का तो अपने सपने में भी तुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी पल एक दूसरे नगर रक्षक ने बाला के सिर के पीछे एक करारा थप्पड़ जड़ते हुए उसे धमकी दी, ज्यादा होशियार बन रहा है? हम तेरे जैसे गुंडों को अच्छी तरह से जानते हैं। तुझे अपनी ताकत का रौब दिखाना पसंद है ना? चलो देखते हैं न्यायाधीश की अदालत में तुम कितने दिलेर बनते हो। बाला ने फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन नगर रक्षकों ने उसकी एक ना सुनी। तब बाला ने बेबस होकर अपना सिर घुमाया और अपनी बहन साहिबा के साथ पृथ्वी को घूर कर देखते हुए धमकाया, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। यह सब यहीं पर खत्म नहीं होने वाला है। तुम दोनों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं वापस आऊंगा, जरूर वापस आऊंगा। जब नगर रक्षकों ने अपनी आंखों से देखा कि बाला पृथ्वी को धमका रहा है, तब बाला की धमकी का नतीजा यह हुआ कि उसे नगर रक्षकों ने और तबीयत से पीटा। मगर फिर भी वो किसी के काबू में नहीं आया। तब नगर रक्षक उसे आधा घसीटते और आधा उठाते हुए ले गए। उन सभी के जाने के बाद सड़क पर एक अजीब सी शांति छा गई। तब पृथ्वी ने इधर उधर देखा और जब उसे इत्मीनान हो गया कि कोई भी उसे नहीं देख रहा है, तब उसने एक राहत की सांस ली और अपने कपड़ों से धूल झटक कर खड़ा हो गया। उसके बदन पर एक खरोच तक नहीं थी। पृथ्वी ने अपने पीछे खड़ी साहिबा की तरफ देखा, खुद के ठीक होने का इशारा किया और फिर सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे भाई बाला को सबक सिखाना जरूरी था। अगर उसने दोबारा फिर से ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। साहिबा ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाकर पृथ्वी की बात पर अपनी सहमति जताई और उसके कपड़ों से धूल झाड़ने में उसकी मदद करने लगी। इसी पल उसके जहन में कुछ ख्याल आया और उसके मुंह से हंसी छूट गई। साहिबा की इस हंसी ने पृथ्वी को एक राहत पहुंचाई और उसने साहिबा से इस हंसी की वजह पूछी, अरे क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों हंस रही हो? जरा मुझे भी तो बताओ। तब साहिबा ने पहले उसे अपने भाई की ज्यादती के बारे में बताया। स्वामी, अभी भी मैंने आपको ठीक से बताया नहीं कि भले ही बाला कहने को हम तीनों का भाई है, लेकिन उसने घर पर हम तीनों बहनों का जीना हराम कर रखा था। जब आज आपने उसे उसकी बदतमीजी पर सबक सिखाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा स्वामी। इस पर पृथ्वी मुस्कुरा दिया और फिर साहिबा ने पृथ्वी को अपनी हंसी की वजह बताई। स्वामी, मुझे आपकी नौटंकी देखकर बड़ा मजा आया। मुझे तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आप इतने अच्छे कलाकार हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पति में इसके अलावा भी कई हुनर हैं। वक्त आने पर तुम्हें सब धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब चलो हम अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीद लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि अब लोग हमें नीची नजरों से देखें। अब तक दोपहर का सूरज आसमान में चमकने लगा और बाजार में काफी हलचल बढ़ गई थी। पैर रखने की जगह भी नहीं थी। इस बाजार में आसपास के गांव के लोग भीड़ लगाए हुए थे। कोई सामान खरीदने आया था तो कोई अपना माल बेचने। इस राज्य के कुछ खास हिस्सों में दुकानदारों को अपना सामान बेचने की इजाजत देकर व्यापार को बढ़ावा दिया गया था। इस वक्त बाजार में तरह तरह की आवाजें गूंज रही थीं। कहीं कोई म्यूजिक बज रहा था तो कोई चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपना सामान बेचने के लिए बुला रहा था।
सभी बहुत ही एक्साइटेड नजर आ रहे थे। ताजी ताजी सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जियां, आलू है, भिंडी है, गोभी है, अरे ले ताजी ताजी सब्जियां, ले 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 ले। सब्जी वाला अपनी सब्जियां बेचने के लिए चिल्ला रहा था। वहीं कोई दूसरा अनाज व्यापारी अपना अनाज बेचने के लिए ग्राहकों को बुलाने लगा। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा ले लो, बढ़िया अनाज ले लो। वहीं एक मिठाई वाला अपने ग्राहकों को बुलाने के लिए गाना गाने लगा। सेब की मिठाई मीठी और स्वादिष्ट, सेब की मिठाई चुन्नू भी खाए और मुन्नू भी खाए, सेब की मिठाई मीठी और स्वादिष्ट। पूरा बाजार भरा हुआ था। पृथ्वी और साहिबा हंसते और बातें करते हुए एक कपड़े की दुकान में चले गए। अंदर बाहर के शोर से काफी शांति थी। जैसे ही उन दोनों ने दुकान में कदम रखा, 40 के आसपास की उम्र का एक दुकानदार उनके पास आया। उसने बड़ी गर्मजोशी से उन्हें अंदर बुलाया और फिर पूछा, आइए, स्वागत है आपका। हमारी दुकान पर आपको हर तरह के रंगों के कपड़े मिल जाएंगे। आप एक नजर सब देखिए, अगर कोई कपड़ा पसंद आए तो बताइएगा। पृथ्वी की नजरें कपड़ों के बंडलों पर दौड़ने लगी। हालांकि इस राज्य में आम लोगों के पहनावे को लेकर ज्यादा कायदे कानून नहीं थे, लेकिन रंगाई के आम तरीकों की वजह से ज्यादातर कपड़ों के रंग फीके ही होते थे। सब कुछ देखने के बाद पृथ्वी ने दुकानदार से कहा, भाई जरा वो 2 रंग के कपड़ों के बंडल निकाल कर बताइए, एक वो लाल रंग का और वो दूसरा काले रंग वाला। पृथ्वी के इतना कहते ही साहिबा ने उसकी तरफ देखा। फिर पृथ्वी ने धीमी आवाज में उसे जवाब दिया, मुझे लगता है कि लाल रंग तुम पर और सभी पर खूब जचेगा और ये काला रंग मेरे लिए। इस सवाल पर साहिबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी, ये बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें जरा सा भी दाग लगा तो ये तुरंत दिखेगा। इसकी वजह से काला रंग बेहतर है, उसे बार बार धोने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पृथ्वी ने उसकी बातों पर एक पल के लिए गौर किया और जब उसे वो बातें सही लगी तो पृथ्वी ने अपना फैसला सुनाया। ठीक है, तो फिर काला ही सही। तुम सबके लिए 2-2 नई पोशाकें। अरे नहीं स्वामी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम सबके लिए एक एक नई पोशाक ही काफी है। आप अपने लिए 2 लीजिए ताकि आपके पास बदलने के लिए कुछ तो हो। पृथ्वी को यह भेदभाव अच्छा नहीं लगा। उसने गहरी सांस लेते हुए सख्त आवाज में पूछा, अच्छा, सिर्फ एक एक पोशाक, और जब वो धुल रही होगी तब तुम लोग क्या पहनोगी? पृथ्वी की बात में छुपी शरारत को समझकर साहिबा के चेहरे पर भी शरारत भरी मुस्कान आ गई, मगर फिर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, कपड़े बदले? क्यों? इतनी सर्दी पड़ रही है, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। और फिर ये सब कितना बड़ा झंझट है। पृथ्वी ने सोचा कि बहस करना बेकार है और हार मानते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो हम सिर्फ कपड़े का बंडल खरीदते हैं, और क्योंकि हम दोनों को सिलाई आती है इसलिए हम कपड़े खरीद कर खुद ही पोशाक बना सकते हैं। जब कपड़े खरीदने के लिए भी पृथ्वी को इतना सोचना पड़ा तब उसने मनी मन खुद से कहा, जब चूना पत्थर से अपनी पहली असली कमाई आएगी तब साहिबा को मैं हर वो चीज दिलाऊंगा जिसकी उसे जरूरत है। इसके बाद उन्होंने कुछ और सामान भी खरीदा और फिर बाजार में घूमते हुए चूना पत्थर की कीमत के बारे में पूछताछ करने में कुछ वक्त बिताया। एक टोकरी भर चूना पत्थर की कीमत लगभग उतनी ही थी जितनी एक आला दर्जे के बढ़िया अनाज की, लगभग 750 तांबे के सिक्के। पृथ्वी ने मनी मन सोचा, प्राइस तो ठीक ठाक ही लग रहे हैं, आखिर लाइमस्टोन घर बनाने के काम आता है, इसको ज्यादा महंगा भी तो नहीं किया जा सकता। पृथ्वी इतना सोच ही रहा था कि तभी एक लड़का लड़खड़ाता हुआ उसकी नजरों के सामने से गुजरने लगा। उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी था, उसके घाव से ब्लड बह रहा था जिससे जमीन पर एक गहरी लाल लकीर बन गई। बाजार में हर कोई बस उसे देखता रहा जब तक कि वो पास की मेडिकल शॉप में लड़खड़ाता हुआ घुस नहीं गया। उस जख्मी लड़के के मेडिकल शॉप में जाते ही पास में ही खड़े एक बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए अफसोस जताया, हे राम, कितना बुरा हुआ, इतनी कम उम्र का लड़का है, अब तो इसका ये पैर काटना ही पड़ेगा। ये सुनकर पृथ्वी शॉक्ड रह गया और उसके मुंह से हैरानी में सिर्फ इतना ही निकला, पैर काटना पड़ेगा मतलब? पृथ्वी को कुछ समझ नहीं आया और उसने अपनी इसी उलझन को दूर करने के लिए उस बुजुर्ग शख्स से पूछा, माफ कीजिएगा काका, मगर ये तो बस एक मामूली सी चोटी है, अगर वो खून बहना रुक जाएगा तो क्या वो ठीक नहीं हो जाएगा? इस पर उस बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए उसके सवाल का जवाब दिया, अरे बेटा, लगता है तुमने इन दिनों किसी औषधालय में कदम नहीं रखा। जब से युद्ध शुरू हुआ है खून रोकने वाली सारी दवाएं मोर्चे पर भेज दी गई हैं। तुम्हें एक चुटकी भी दवा किसी आम दुकान में नहीं मिलेगी। ये सुनते ही पृथ्वी पहले तो परेशान हुआ मगर अगले पल उसकी आंखें चमक उठी। उसे इस आपदा में अवसर नजर आने लगा। पृथ्वी को अपनी पिछली दुनिया की याद आई जहां उसने चूने और जंगली तिप्तिया घास से एक हीमोस्टैटिक पाउडर यानी एक रक्त रोधक चूर्ण बनाया था
जिसकी हेल्प से किसी भी जख्म से ब्लड बहने से रोका जा सकता था। अचानक पृथ्वी के दिल में बाजार घूमने की सारी दिलचस्पी खत्म हो गई। उसने साहिबा का हाथ पकड़ा और दोनों घर की ओर चल पड़े। हालांकि रास्ते भर उन्होंने यहाँ वहां के कुछ चक्कर लगाए और पृथ्वी को वो घास मिली गई जिसकी उसे तलाश थी। पृथ्वी ने एक्साइटेड होकर उसके बारे में अपनी बीवी से पूछा, साहिबा, क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? साहिबा ने उस घास पर एक नजर डाली और बेफिक्री से जवाब दिया, स्वामी, ये तो बस जंगली पत्तियां, सिर्फ घास है। आप इसे खा नहीं सकते और ये सच में किसी काम की नहीं है। पृथ्वी एक्साइटेड हो गया और उसने अपनी इसी एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए उससे पूछा, क्या तुम जानती हो कि मुझे इसका एक बड़ा ढेर कहाँ मिल सकता है? साहिबा ने थोड़ी देर अपने दिमाग पर जोर डाला और फिर सिर हिलाया। अरे स्वामी, ये घास तो हर जगह उगती है, लेकिन बड़े बड़े झुंडों में नहीं। अगर आप इकट्ठा करेंगे तो अच्छी खासी मिल जाएगी, पर इसकी जरूरत क्यों है? पृथ्वी की आंखों में अभी भी एक्साइटमेंट नजर आ रही थी। उसने फुल एक्साइटमेंट में उसे बताया, जख्म से खून रोकने वाली दवा बनाने के लिए। सच? स्वामी, क्या आप सच में जख्म से बहते खून को रोकने की दवा बनाना जानते हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप सिर्फ इस घास की मदद से इस तरह की कोई दवा बना सकते हैं। पृथ्वी के हुनर की तारीफ करते हुए साहिबा की आंखों में एक चमक और चेहरे पर गजब की रौनक नजर आ रही थी। साहिबा ने अपनी उसी एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए आगे अपनी बात जारी रखी। स्वामी, अगर ऐसा है तो हमारे दिन बदलने वाले हैं। बाजार में ऐसी दवाओं की बहुत कीमत है। कोई भी इंसान अपनी जान बचाने के लिए हमें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाएगा। घास की पूरे गांव में फिलहाल तो कोई कमी नहीं है। घर में इकट्ठा करना अब सिर्फ वक्त का खेल है। साहिबा को घास खरपतवार से दवा बनाना मुश्किल लगा, मगर उसे अपने हस्बैंड पर फुल कॉन्फिडेंस था। साहिबा ने पृथ्वी को इस घास की एक प्रॉब्लम के बारे में बताया। स्वामी, हम जो घास तोड़ रहे हैं ये इतनी ज्यादा कड़वी है कि उसे कोई गाय बकरी भी खाना पसंद नहीं करती है। कोई बात नहीं साहिबा, हमें तो चूना पत्थर के साथ मिलाकर इसका पाउडर बनाना है, और वैसे भी हम मरीजों को ये दवा खाने के लिए नहीं कह रहे हैं। जी स्वामी, हालांकि इसे जख्म पर लगाते वक्त थोड़ी जलन महसूस जरूर होती है, मगर इससे खून रुकने पर मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अपनी बात कहते वक्त पृथ्वी ने गौर किया कि साहिबा की आंखों में उसके लिए इज्जत बढ़ गई है, जैसे वो उसकी जिंदगी का मसीहा हो। पृथ्वी ने भी अपना सीना फक्र से चौड़ा करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि ये जीवन रक्षक औषधि लगभग 80% बहुत अच्छे से काम करेगी। सूरज ढलने को है, अब हमें घर के लिए निकलना चाहिए। हम जल्दी इसे बनाकर आजमा कर देखेंगे। थोड़ी बहुत घास तोड़कर और अपने हाथ में त्रिपाठियन भंडार से मिले हुए लगभग 20 किलो अनाज की थैली लेकर वो लोग अपने गांव की तरफ आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें सरपंच जयपाल ठाकुर नजर आए, जिन्होंने उन दोनों को गांव में आता हुआ देखकर उनका वेलकम किया। अरे वाह पृथ्वी, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम बाजार खरीदारी के लिए गए थे। जी सरपंच जी, आज सुबह सुबह कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए हम बाजार निकल गए थे। पृथ्वी की बात सुनकर सरपंच ने उसके हाथों में मौजूद सामान देखकर अगली बार के लिए अपनी ओर से मदद की पेशकश की। पृथ्वी, बाजार गांव से काफी दूर है और जो तुम सामान लाए हो वो काफी कम है। अगली बार जब भी बाजार जाने का मन बनाओ तो मेरी बैलगाड़ी साथ ले जाना, और सर्दियों के लिए एक बार में 300 से 400 किलो अनाज खरीद लेना। ये फायदेमंद रहेगा क्योंकि तुम्हारे पास काफी पैसे भी हैं। पृथ्वी ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। आगे जाकर घर पहुंचने से पहले ही उनका सामना मंगल और अंबू से हुआ। अंबू की नजर पृथ्वी और साहिबा के हाथों में मौजूद सामान पर गई और फिर उसने पृथ्वी की तरफ देखते हुए अपनी जुबान से जहर उगलना शुरू किया। अरे देखो, पृथ्वी बाजार से खरीदारी करके आ रहा है, मगर ये क्या, सिर्फ इतना सा अनाज? मेरे ख्याल से मेरी शर्त के चांदी के मुकुट तो तुम्हारे पास ही हैं। इसका मतलब तुम्हें पैसे की कमी तो नहीं होगी, है ना? पृथ्वी पर तंज कसते हुए अंबू की नजर साहिबा पर भी गई। तब पृथ्वी ठंडी नजरों से उसे घूरता रहा और फिर अंबू ने घबराते हुए अपनी आंखें साहिबा से हटाते हुए अपनी बात पूरी की। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि शर्त हारने के डर से तुम्हें पैसे लौटाने की चिंता भी हो रही होगी? लेकिन तुम उसके लिए परेशान क्यों हो रहे हो? हम एक ही गांव में तो रहते हैं। जब तुम शर्त हार जाओगे तो आराम से मेरे 4 के बदले 8 चांदी के मुकुट लौटा देना। मैं तुमसे ब्याज भी नहीं लूंगा। अंबू की बात खत्म होते ही उसके भाई मंगल ने कहा, पृथ्वी, तुम्हारी अनाज की थैली देखकर ही समझ आ रहा है कि किसी महंगी दुकान से महंगा अनाज ले आए हो। अगली बार मुझे साथ में ले चलना, मैं तुम्हें काफी सस्ते में काफी अच्छा अनाज दिलवा दूंगा। पृथ्वी ने ना ही उन दोनों भाइयों और ना ही सरपंच को यह बताया कि उसने जो असली अनाज खरीदा है वो तो बाद में आएगा। वो तो सिर्फ तोहफे में दिया हुआ अनाज अपने साथ ले जा रहा था। पृथ्वी और साहिबा आगे बढ़ गए और उन्हें वहां से जाता देख अंबू ने नाराजगी से अपना सिर झटकते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की।
इस पृथ्वी के तो आजकल रंग ढंग ही बदल गए हैं। पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगा है। इस पर मंगल ने तपाक से जवाब दिया, बीवियां मिलने के बाद इसके ये मिजाज बदले हैं। जल्दी इसकी औकात नापनी पड़ेगी। इसे एहसास दिलाना होगा कि हमारी नजरों में इसकी कोई औकात नहीं है। उन दोनों भाइयों को लगा कि पृथ्वी वहां से चला गया, लेकिन तभी उन दोनों के कानों में एक ऊंची आवाज पड़ी, सुनो जरा इधर। जैसी अंबू और मंगल ने पीछे पलट कर देखा तो उन दोनों के सामने पृथ्वी खड़ा था और साहिबा उन तीनों से काफी दूर खड़ी रही। पृथ्वी ने उन दोनों की आंखों में घूरते हुए देखा और फिर अंबू को कड़क आवाज में कुछ याद दिलाया। लगता है तुम कल वाला सबक भूल गए हो। तुम्हें कल का तमाचा याद है या फिर से याद दिलाऊं? पृथ्वी की बातों को सुनते हुए अंबू ने पिछले दिन को याद किया, जब उसकी वजह से बीच सड़क पर जाम लग गया था। सड़क पर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। हर राहगीर चौंक पड़ा। सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंबू अपने गाल पर हाथ रखकर सन खड़ा रह गया था और पृथ्वी ने अपना हाथ झटकते हुए नफरत भरी नजरों से अंबू को देखते हुए कहा, आ गया स्वाद। तेरा बड़ा मन कर रहा था ना मेरे हाथ से थप्पड़ खाने का, आज हो गई मुराद पूरी। पृथ्वी ने एक दिन पहले ही भरी सड़क पर अंबू के गाल पर यह जोरदार तमाचा जड़ा था। दरअसल उस दिन पृथ्वी की बीवियां अपने खेत से टोकरियों में पत्थर ढोकर लौट रही थीं और अंबू ने गंदी नजरों से आते जाते देखने लगा और पास में बैठे अपने भाई से उसने कहा, देखो भाई, ये पृथ्वी की बीवियां पहाड़ी से पत्थर तो ऐसे उठाकर ला रही हैं जैसे कोई खजाना हो। इस पर मंगल ने तपाक से जवाब दिया, अंबू तुम समझ नहीं रहे हो, शायद ये सच में कोई खजाना ही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, ये गरीब लोग इन पत्थरों से अपने घर के आंगन की दीवार बनाएंगे। सोच रहे हैं कि इससे आंगन मजबूत हो जाएगा, लेकिन तेज हवा का झोंका इन्हें इनकी औकात दिखा देगा। मंगल से इतना कहते हुए अंबू आगे बढ़ा और वामिका और पृथ्वी की बाकी बीवियों का रास्ता रोकते हुए बोला, पृथ्वी कितना बेरहम है ना, खुद इधर उधर मौज करता है और अपनी खूबसूरत बीवियों से मेहनत करवा रहा है। अंबू उनका रास्ता रोककर उन्हें इस कदर बेशर्मी से घूरने लगा मानो वो उनके कपड़ों के आर पार देख सकता हो। शर्मिंदगी से सभी ने अपनी नजरें झुका ली और अगले ही पल अंबू ने बड़ी बेशर्मी से कहा, तुम सभी उस कंगले पृथ्वी के साथ अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही हो? अरे मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊंगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊंगा, सारी ऐश करवाऊंगा। सभी अंबू की बातें सुनती रही, मगर वामिका के लिए यह बर्दाश्त से बाहर होने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि नाखून उसकी उंगलियों में चुभने लगे। वामिका ने पूरे गुस्से में उसे जवाब दिया, क्या कहा तुमने? हाँ? ये कहते हुए वामिका ने गुस्से से अपना हाथ ऊपर उठाया ही था कि तभी गौरी ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोकते हुए धीरे से उसके कानों में फुसफुसाया, नहीं वामिका नहीं, गलती से भी ऐसी गलती मत कर देना। तुम जानती हो ना, इस राज्य में मर्दों की औरतों से ज्यादा अहमियत है। हमारे खिलाफ एक ही पल में कोर्ट कचहरी बैठ जाएगी। वामिका का गुस्सा देखकर अंबू बड़बड़ाते हुए उसे चिढ़ाने लगा, अरे तुम सब में इस छोटी वाली को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। हाँ, मारोगी मुझे? आओ ना, मारो मुझे, लो यहां मारो, यहां आओ मारो। वामिका से बदतमीजी करते हुए अंबू करीब आ गया और अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले गया। इसी पल एक जोरदार तमाचे की आवाज सड़क पर गूंजी। यह थप्पड़ पृथ्वी ने उसके गाल पर मारा था। वहां सन्नाटा पसर गया। पृथ्वी वामिका की ओर देखते हुए मुस्कुराया, वामिका, इस बदतमीज इंसान की मोटी चमड़ी इतनी मोटी है ना कि मेरे हाथ में ही दर्द होने लगा है। क्या तुम जरा इस पर फूंक मार दोगी? वामिका ने पृथ्वी का हाथ पकड़ा और बड़ी संजीदगी से उसकी उंगलियों पर फूंक मारी। वहीं अंबू अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ा रहा और एक पल बाद जब उसे समझ आया कि भरी सड़क पर उसके साथ क्या हुआ तो वो पूरे गुस्से से चिल्लाया, साले कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर? इस पर बेखौफ होकर पृथ्वी ने हंसते हुए उसे जवाब दिया, अरे तुम ही तो अभी कह रहे थे कि मुझे मारो, यहां मारो। अरे तुमने ही तो अपना गाल भी आगे किया था ना, बस हाथ वामिका की जगह मेरा था। मगर जो भी हो, तुम्हारे दिल की तमन्ना तो पूरी हो गई ना। अंबू इस बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही पृथ्वी ने बड़ी संजीदगी से उसे घूरते हुए कहा, अगर अगली बार कभी भी मेरी बीवियों को आंख उठाकर इस तरह से देखने की भी हिम्मत की ना, तो मेरे हाथ में गंडासा होगा और तेरा सिर होगा धड़ से अलग, समझा? अंबू को एक दिन पहले पृथ्वी के हाथ से खाया हुआ थप्पड़ याद आ गया स्वाद, हो गई मुराद पूरी। साथ ही साथ उसकी गंडासे से सिर और धड़ को अलग करने वाली बात भी। पृथ्वी की धमकी याद आते ही अंबू के दिल में डर उतर गया, लेकिन वो पृथ्वी के सामने दुम दबाकर थूकते हुए बोला, तू बस देखता जा, अब मैं तेरे साथ क्या करता हूं। और फिर वो वहां से तेजी से निकल गया, जबकि उसका भाई मंगल वहीं खड़ा रहा। मंगल ने गहरी सांस लेते हुए संजीदगी से कहा,
पृथ्वी, तुमने ठीक नहीं किया। तुम चाहते तो इस बात को बातचीत के जरिए भी सुलझा सकते थे, मगर तुमने ये तरीका अपनाया। दुश्मनी मोल लेना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। मंगल की संजीदा बात पर पृथ्वी ने बेखौफ होकर बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया। कोई बात नहीं मंगल चाचा, अब जब बात आगे बढ़ी गई है तो ऐसा ही सही। आप अपने भाई को संभालिए, मैं तो अब आगे जो भी होगा उसके लिए तैयार ही बैठा हूं। इधर दूसरी तरफ पृथ्वी की सभी बीवियां पहाड़ी से लाए हुए पत्थर को ढो ढो कर पूरी तरह से थक गई थीं। वामिका ने अपने सर से टोकरी नीचे रखते हुए शरारती अंदाज में पूछा, स्वामी, साहिबा, आप दोनों को इतनी देर कहाँ लग गई? हमें तो लगा कि तुम दोनों कहीं मजे करने निकल गए। उसकी इस शरारत पर पृथ्वी पहले तो मुस्कुराया और फिर उसने अपने साथ लाई हुई घास दिखाते हुए बोला, हम कुछ खास किस्म की जड़ी बूटियां लेने रुक गए थे, इसलिए देर हो गई। उसके हाथ की घास को देखकर गौरी ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या ये जंगली घास है? अरे इसे तो गाय भेड़े भी नहीं खाती हैं। ये सुनकर पृथ्वी और साहिबा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर साहिबा ने उन्हें बताया, हाँ, तुम जो बोल रही हो वो सही है। इस घास को तो कोई जानवर भी नहीं खाता है, मगर हमारे स्वामी इसी घास की मदद से खून रोकने वाली दवा बना सकते हैं। ये सुनकर वामिका और गौरी दोनों पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। वामिका ने तुरंत उसकी बात सवालिया अंदाज में दोहराई, क्या आप इस घास से स्वामी जख्म से बहते हुए खून को रोकने की दवा बना सकते हैं? वामिका के इस सवाल पर साहिबा के मुंह से जवाब सुनने के लिए सभी उसे घूर कर देखने लगे। वो सभी उसी तरह से हैरान थे जिस तरह साहिबा पहली बार पृथ्वी के मुंह से घास से दवा बनाने की बात सुनकर हैरान हुई थी। उन्हें शॉक्ड देखकर साहिबा ने मुस्कुराते हुए हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया, मगर वामिका ने ना के इशारे में अपना सिर झटकते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।